तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी प्रत्युष एंड दिस इज़ योर अमेजिंग चैनल क्रैकिंग क्लास 12 और बीएससी केम। खैर, आज हम लोग पेपर देखने वाले हैं जेई मेंस का। ठीक है, इस 2023 का क्वेश्चन पेपर है जो कि शिफ्ट 1 है और 25 जनवरी का। अगर आप लोग ने जनवरी 2024 का नहीं देखा है तो जाओ जल्दी से देखिए, उसमें दोनों शिफ्ट के सॉल्व हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग सेक्शन ए से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास टोटल 30 क्वेश्चंस होते हैं। जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं मैं बता देता हूँ, इसमें हमारे पास 1 से 20 तक चलेंगे। ऐसे ऑब्जेक्टिव वाइज ये वाला सही होगा कि ये वाला होगा कि ये वाला होगा कि ये वाला होगा। लेकिन जो हमारे पास 20 से लेके 30 चलेंगे, मतलब 21 से लेके जो 30 चलेंगे, उसमें हमारे पास सारे के सारे सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन होंगे। मतलब आप लोग कोई न्यूमेरिकल दिया होगा, उसके अप्रॉक्स आप लोग को वैल्यू बतानी। मान लेते हैं 314 आ रही होगी किसी की मान लेते हैं 28 आ रही होगी। तो ऐसे ही हमें सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करके उसकी वैल्यू बतानी। ठीक, स्टार्ट करें और जल्दी से देखते हैं अब सेक्शन नंबर ए में क्या कह रहा है। इन द क्यूमीन टू फिनॉल प्रिपरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ बेन एयर। अच्छा, इन द इंटरमीडिएट क्या होगा? क्यूमीन से फिनॉल जाना है। क्यूमीन का स्ट्रक्चर बनाना आता है? अरे बहुत ईजी यार, कैसे और बताते, कभी भूलोगे ही नहीं। कैसे? यहाँ पे ध्यान दो। जैसे हमने मानते हैं हमने ये बेंजीन लिया, ठीक, इसके ऊपर खाली टी लगा दो। क्या? इस तरह टी, इस तरह टी। एज अ ट्रिक बता रहे, क्योंकि देखो हम लोग को पढ़ाते पढ़ाते याद हो जाता है। ठीक, तुम लोग जब वो पहली बार पढ़ते हो तो तुम लोग समझते भी हो, याद भी करते हो, लेकिन उसके साथ एक ट्रिक मिलने में क्या बुराई है। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया CH3, यहाँ पे हमारे पास हो गया CH3 और यहाँ पे हमारे पास है CH। तो भाई इसका स्ट्रक्चर इसी तरह होता है। यही तो है हमारे पास, इसी को बोलते हैं हम लोग क्यूमीन। इसी को क्या बोलते हैं? क्यूमीन। तो एक टी लगा दो, बस क्यूमीन बन गया। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद हमें यहाँ से बनाना है फिनॉल। अरे तो फिनॉल बनाने के लिए हमें इसको हटा देना है, मतलब फिनॉल से हमें क्यूमीन बनाना है। तो हमें क्या कर, क्यूमीन से फिनॉल बनाना है तो हमें क्या करना है? OH लगाना है, ये हमारे पास फिनॉल हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए या तो पहली बात तुम एसिड, अगर रिएक्शन डायरेक्ट आती तो डायरेक्ट रिएक्शन कर दो। यहाँ पे हमारे पास 1 है, O2 है, एट हाई टेम्परेचर लिया तो हमारे पास ये बन गया। फिर उसके बाद हमने क्या कराया? उसका एसिडिफिकेशन कराया। एसिडिफिकेशन के लिए यानी H+ हमारे पास या H2SO4 के साथ एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो हमारे पास फिनॉल बन गया। ठीक, इतनी बात क्लियर? पक्का श्योर? अब यहाँ पे इसके बाद एक बात ध्यान देते हैं कि इसका बीच का स्टेप कैसे बन रहा होगा। देखो इसकी प्रिपरेशन जो है वो लेंदी है, हम लोग उतना प्रिपरेशन में नहीं जाएंगे। हम लोग पहले थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देते हैं। जैसे हमारे पास ये क्यूमीन है, अरे जैसे हमारे पास ये क्यूमीन है, ठीक है, हमने यहाँ से क्या किया? हमने ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कराया। तो ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कराते ही यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों, देखना ध्यान से। यहाँ पे भाई इस तरह मैं इसको ओपन कर दूँ, इस तरह मैं इसको ओपन कर देता हूँ, देखना। जैसे यहाँ पे क्या है? CH है, ठीक, इसके साथ 2 CH3 लगे हुए, एक CH3 ये लगा हुआ है, एक CH3 ये लगा हुआ है। ये जो H है इसी के बीच में 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे इस तरह। इसी के बीच में क्या आ गए? ये 2 ऑक्सीजन आ गए। अब इसी के बीच में जब 2 ऑक्सीजन आ गए, फिर यहाँ से इसका होता है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस होने से क्या होता है, ध्यान समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे वापस से ये H2 आता है, फिर ये निकल जाता है, फिर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, फिर वो अटैच होता है। मैं मैकेनिज्म की बात कर रहा हूँ, तुम लोग शायद कुछ समझ पा रहे हो। तो यहाँ से बस खाली फाइनली क्या होता है, अगर ऐसा ट्रिक फॉर्म में देखें तो तुम लोग को क्या करना है, इसको ऐसे निकाल देना है। इसको ऐसे निकाल दिया तो हमारे पास क्या निकल गया? CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। ये क्या बन गया? एसीटोन, प्रोपेनोन, और बाकी बचा OH को ऐसे ही यहाँ पे लगा दो। एज अ ट्रिक फॉर्म में बता रहे हैं, ये ऐसा नहीं है, इसकी मैकेनिज्म थोड़ी सी लेंदी होती है। ठीक है, वो यहाँ पे OH यहाँ से क्या कहते हैं, ये OH2+, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है तो ये लिविंग ग्रुप की तरह निकल जाता है, फिर उसके पॉजिटिव चार्ज आता है, फिर वापस से एसिड अटैक मारता है तो H+ वहाँ पे जाता है, वहाँ पे 2 OH बनते हैं। तो ऐसे ये पूरी प्रोसेस चलती है। ठीक है, हमें वहां तक नहीं जाना है, हमें सिर्फ उसने बताना था कि इंटरमीडिएट क्या बन रहा है। तो हमारे पास ये इंटरमीडिएट बन रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। ठीक है, परोक्साइड है ना, 2 O है इस वजह से। ठीक, अच्छे समझ आए? अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्यूमीन से एक और प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर हम लोग एयर ना लें तो। जैसे हमारे पास क्यूमीन क्या होता है, हमारे पास ये होता है क्यूमीन, यहाँ पे आया CH3 और यहाँ पे आया CH3। क्यूमीन से अगर हम लोग को फिनॉल बनाना है, एक और हम लोग प्रिपरेशन ले लेते हैं, उसमें हम लोग ले लेते हैं कोबाल्ट नैपथेन 8। कोबाल्ट नैपथेन 8 भी हम लोग ले लेते हैं। ये यहाँ पे 473 केल्विन पे भी होता है। और यहाँ पे हम लोग एक एल्कलाइन मीडियम, जो कि यहाँ पे हमारे पास Na2CO3। अच्छा, बच्चे सोचते हैं कि यार Na2CO3 सभी के साथ, Na2CO3 सच में सभी के साथ है, सिर्फ अगर हम लोग एयर नहीं ले रहे हैं तो हम लोग इसको ले लेते हैं। अब यहाँ पे इसका जो कोबाल्ट, अच्छा बहुत बच्चे सोच रहे होंगे नैपथेन 8 क्या होता है। अरे तुमने एसीटेट सुना है?
CH3 COO माइनस। देखो हम पूरी डेप्थ तक जाएंगे, हम बिल्कुल भी कोई किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करेंगे। ये होता है एसीटेट। नैप्थलीन बनाना आता है, अरे सब्लिमेशन वाला, इस तरह हो गया, और दूसरा इस तरह हो गया, ठीक है। अब यहीं पे तुम लगा दो डबल O माइनस, ये हो गया। इसको बोलते हैं नैप्थेनेट, एसीटेट, नैप्थेनेट, और ये पूरा नैप्थलीन है, बस। ठीक, समझ आया? तो यहाँ से हमारे पास इस तरह बन जाता है फिनॉल। चलो देख लेते हैं, तुम लोग को अगर नोट करना हो तो यहाँ से नोट भी कर सकते हो। हमारे पास सही क्यूमीन, एयर लिया, 5% एल्कलाइन मीडियम लिया, हम लोग ने यहाँ से इसको रिएक्ट कराया, क्यूमीन पेरोक्साइड बनाया, उसके क्या कराया हम लोग ने, एसिडिफिकेशन यानी हाइड्रोलिसिस कराया, यहाँ से OH बन गया, और यहाँ से क्या निकल गया हमारे पास, एसीटोन या फिर प्रोपेनोन। ठीक, अच्छे से आगे बढ़े, और चलो आगे क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द कंपाउंड विच हैव द लोवेस्ट रेट टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑन ट्रीटमेंट विद OH। लोवेस्ट मतलब सबसे कम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, सबसे कम, एक बात तुम लोग को पता है, यहाँ पे ये एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो रही है, ठीक है। एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए हमें एक बात ध्यान रखनी होती है, यहाँ पे हमें चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मोस्टली ये लेते हैं NO, तो हमें उस पर जाना है। NO का ये इस तरह होता है, ये माइनस, एक सेकेंड, यहाँ से इस तरह हटाओ, यहाँ पे O आया, ये माइनस, ठीक है। अच्छा, हमें एक बात ध्यान देनी है कि यहाँ हमारे पास किससे अटैच है, ये बेंजीन से अटैच है। जैसे हमारे पास है क्लोरीन, यहाँ पे हमारे पास है NO2। अगर हम लोग सिर्फ NO2 लें और यहाँ पे हम लोग ने एक न्यूक्लियोफाइल ले लें KOH के फॉर्म में, और अगर हम लोग मान लो यहाँ से K को हटा देते हैं, क्योंकि हम लोग आयन को ही देख रहे हैं, नेगेटिव आयन यानी न्यूक्लियोफिलिक को देख रहे हैं, तो हम न्यूक्लियोफिलिक को देखते हैं, तो यहाँ से क्या इसको रिप्लेस करके ये कुछ इस तरह फॉर्म कर पाएगा? नहीं, इस तरह फॉर्म नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये अच्छा लीविंग ग्रुप पहली बात यहाँ से नहीं है, क्योंकि ये बिजी है रेजोनेंस में, इसके साथ अटैक नहीं मारेगा तो आगे इसकी रिएक्शन ही नहीं होगी। तो इसीलिए यहाँ पे हमें चाहिए होता है बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। देखो पहली बात, यहाँ पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन से, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन से पूरी रिंग में रिवॉल्व करते रहते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, NO2 का अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, तो जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ से ये इसको बाहर करता है और ये यहाँ पे अटैक मार देता है, तो यहाँ पे ये इसकी मैकेनिज्म में आता है। लेकिन उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मस्ट चाहिए न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। अब यहाँ पे कैसे, यहाँ पे ध्यान दो, देखो यहाँ पे हमें पहली बात है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आता है। क्यों? ड्यू टू रेजोनेंस और पॉजिटिव चार्ज की वजह से, उसको हम लोग मैकेनिज्म में देखेंगे। यहाँ से इस तरह OH है तो हमने इस तरह किया, तो यहाँ से हमारा पूरा ये SNAR रिएक्शन हो गई। इतनी बात क्लियर है। लेकिन सबसे कम कौन देगा, खुद ही बताओ। पहली बात, नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज कहाँ पे हो रहा है, एक ऑर्थो पोजीशन पे, एक पैरा पोजीशन पे, एक ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन, यानी कहाँ पे नहीं आ रहा, मेटा पोजीशन पे। इसका मतलब यहाँ पे सबसे लोवेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी नहीं आ रहा है और वो रिंग को स्टेबलाइज भी नहीं कर रहा है। जितनी ज़्यादा रिंग स्टेबल होगी उतना ज़्यादा उसका अच्छा परफॉर्मेंस होगा। यहाँ पे रिंग को स्टेबलाइज नहीं कर रहा है, इसीलिए रिएक्शन फर्दर प्रोसीड भी नहीं हो रही है। तो कैसे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। यहाँ पे जो एक मेन साइंटिस्ट हैं जिनके अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा है, वो है माइसन-हाइमर कॉम्प्लेक्स। कैसे, यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे भाई, यहाँ पे न्यूक्लियो ये पूरा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, इसके पास है लोन पे ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि भाई ये भी एक अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसकी वजह से कार्बन पे थोड़ा सा डेल्टा पॉजिटिव है, Cl पे थोड़ा सा डेल्टा नेगेटिव है। तो OH माइनस यहाँ पे अटैक करता है। OH माइनस जैसे ही यहाँ पे अटैक करता है तो कार्बन के बन जाते हैं 5 बॉन्ड, 1 2 3 4 और 5, जिसकी वजह से रिंग को अपना बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है। ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो करके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक, अब खुद ही सोचो, अगर यहाँ पे रेजोनेंस चलेगा तो यहाँ का नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे बॉन्ड आएगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर वापस से ये बॉन्ड क्या कहते हैं इधर जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये बॉन्ड इधर चला जाएगा। कुछ समझ आ रहा है? तो कहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे आ रहा है, इसके अलावा कहीं पे भी नहीं आ रहा है, तो इसीलिए इसके ऊपर आ गया माइनस चार्ज। अब इतनी बात क्लियर है। लेकिन भाई रिंग जो है वो अनस्टेबल हो गई है, रिंग को स्टेबल करना पड़ेगा। तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर तुम्हें पता चल रहा है ना, और मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी तुमको दिखा देता हूँ। देखो इस तरह, ये इसका इधर आएगा तो यहाँ पे इस तरह आया, यहाँ पे वापस से बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो इसकी वजह से नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जिसकी वजह से, क्योंकि नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड नहीं हो सकते, इस वजह से अब यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन के ऊपर एक एक बॉन्ड है, तो इस वजह से एक एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक,
अब यहाँ से ध्यान दो, पूरा इस तरह कंपाउंड बन गया, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। अब यहाँ से पहली बात तो यहाँ से यहाँ पे अटैक हो रहा था। अच्छा एक बात बताओ, क्या न्यूक्लियोफाइल गया फिर यहाँ पे एक और न्यूक्लियोफाइल आया, कार्बोकैटायन बना? नहीं, यहाँ पे तो हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो रही, लेकिन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन वन स्टेप रिएक्शन होती है, लेकिन देखो यहाँ पे एक स्टेप, दो स्टेप, यानी यहाँ पे टू स्टेप रिएक्शन हो रही। क्यों? क्योंकि हमारे पास पहले AR और ये जो ग्रुप है ही है, और दूसरा हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक है, तो इसीलिए ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन भी हो रही है। यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे फास्ट रिएक्शन होगी, यहाँ से होगा कि ये बॉन्ड वापस से यहाँ पे जाएगा, तो कार्बन के 5 बॉन्ड बनेंगे, तो Cl को बाहर निकलना पड़ेगा, तो इस तरह हमारे पास ये पूरा का पूरा कंपाउंड बन जाएगा, और ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। अच्छे समझ आए? तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे नहीं आ रहा था? मेटा पोजीशन पे, इसलिए लोवेस्ट उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कहाँ पे होगी? मेटा पोजीशन पे। समझ आए? तो इसी वजह से हमारे पास जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये मेटा पोजीशन वाला हो जाएगा। ठीक। अच्छा, जितने ज़्यादा NO2 ग्रुप लगे होंगे उतनी ज़्यादा वो फास्ट रिएक्शन करेगा। अगर 3 लगे होते 3, 2 लगे होते तो 2, 1 लगा होता 1, इसका मतलब एक वाले का सबसे कम, फिर दूसरे वाले का ज़्यादा, फिर तीसरे वाले का ज़्यादा। ये मैं बता रहा हूँ, इसका ऑर्डर मैंने नहीं बताया, मैंने बताया NO2 ग्रुप का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अच्छा ठीक है, इनको मैच करना है। अच्छा, ये पता है ये कलर्स फॉर्म में है, ये बहुत क्लास 10th में एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी आते हैं, ठीक है। और ये थोड़ा सा ये लोग जानबूझ करके ये हम लोग S ब्लॉक से भी ले लेते हैं, तो वहाँ से भी बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन हम लोग को उस पर नहीं जाना है, हम लोग को तो क्वेश्चन पे जाना है, हम लोग को मेथड पे जाना है। कैसे याद करेंगे? देखो, कलर हम लोग को भी पढ़ाते पढ़ाते याद हो जाता है, लेकिन हम लोग इसको याद कैसे करते हैं वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, मुझे ध्यान रहता है बैग। भाई बैग ऐसे ही लिखते हो ना, स्कूल बैग, तो यहाँ पे B से बैरियम, A से एप्पल, G से ग्रीन, मुझे इससे बैग से मुझे परमानेंट याद रहता है। और केवी स्कूल होता है ना, केंद्रीय विद्यालय, तो मुझे K और वॉयलेट कलर याद रहता है। अब पहले मिलाओ, K वॉयलेट कलर, B एप्पल ग्रीन, हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास बच गया ब्रिक रेड बच गया, ठीक है, और SR का क्रिम्सन रेड बच गया, ठीक है। तो हमारे पास CA का होता है ब्रिक रेड और SR का होता है क्रिम्सन रेड। अब कैसे यहाँ पे देखते हैं, चलो देखो, जो पहली बात थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, बच्चों को यही नहीं पता होता है फ्लेम टेस्ट क्या होता है। फ्लेम टेस्ट हमारा होता है जब भी कोई हम लोग मेटल सॉल्ट लेते हैं, उसको हम लोग हीट करते हैं फ्लेम में, तो जो मेटल एटम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में चले जाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन इन द मेटल एटम एब्सॉर्ब एनर्जी को एब्सॉर्ब करेंगे फ्लेम से, ठीक है, गेट एक्साइटेड टू द हायर एनर्जी लेवल, ठीक। अच्छा, when the excited electron returns to the ground state, जब वो ग्राउंड स्टेट पे वापस आते हैं तो अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, एमिट करते हैं, तब वहाँ पे वो कलर शो करते हैं। दे रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट। तो इसीलिए उनका जो कलर होता है, या तो हमारे पास जैसे यहाँ पे मैं तुमको दिखाता हूँ, K का वॉयलेट, CBR का हम लोग क्या लेते हैं, ब्रिक रेड, ठीक है, और यहाँ से हम लोग SR यानी स्ट्रोंशियम को हम लोग लेते हैं क्रिम्सन रेड, और BA का हम लोग लेते हैं एप्पल ग्रीन, ठीक है। ये कुछ कलर्स हैं जो परमानेंट पूछे जाते हैं, इनके अलावा कुछ और जल्दी नहीं आता। तो K का वॉयलेट, कॉपर का हम लोग लेते हैं, ये थोड़ा सा हम लोग को क्या येलोइश दिख रहा है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा लेते हैं येलोइश ग्रीनिश, ठीक है। Na का, इसको हम लोग लेते हैं थोड़ा सा गोल्डन येलो, क्या लेते हैं, गोल्डन येलो, ठीक है। SR का हम लोग ने अभी देख लिया क्रिम्सन रेड, ठीक है। लिथियम का ये हमारे पास ये डार्क रेड रहता है, इसको भी हम लोग इसी तरह से क्रिम्सन रेड ही बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास बैरियम है जो कि एप्पल ग्रीन है, और CA हमारा, इसको हम लोग ब्रिक रेड बोलते हैं, ठीक। अच्छे से पता चल गया कि फ्लेम टेस्ट भी क्या होता है, कैसे कलर हम लोग याद रखेंगे। मुझे बैरियम को सबसे अच्छे से याद है क्योंकि बैग होता है, और K से केंद्रीय विद्यालय, और ये Na जो है, ये एक Na बहुत बार हमेशा Na यूज होता है, तो इस वजह से इसका भी याद रह जाता है, क्योंकि इसको हम लोग गोल्डन येलो भी कहते हैं, ठीक है। पक्का अच्छे समझ आए? आगे बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फॉर्मेशन विल बी मोस्ट स्टेबल। अच्छा, मैं आप लोग को बता देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमारे पास होते कौन कौन से। हमारे पास एक एंटी होता है, ठीक, एक फुल्ली इक्लिप्स्ड होता है, ठीक, एक हमारे पास इक्लिप्स्ड होता है, ठीक, एक और हमारे पास होता है स्टैगर्ड,
अच्छा, स्टैगर्ड हमारे पास दो में आता है, एक एंटाई स्टैगर्ड और एक हमारे पास होता है गॉश स्टैगर्ड। ठीक है, हमारे पास ये होते हैं। ठीक, फुल्ली इक्लिप्स्ड का मतलब होता है कि वो एक दूसरे के पीछे पूरी तरह से छुपे हुए हैं, एक दूसरे के पीछे पूरी तरह से छुपे हुए हैं। मतलब कहने का, अब देखो एक दूसरे के पीछे सबसे स्टेबल फॉर्म देखना हम लोग को, यहाँ पे ध्यान दो, देखो एक दूसरे के पीछे हैं, एक दूसरे के पीछे हैं, तो एक दूसरे के पीछे, जिसकी वजह से यहाँ पे रिपल्शन बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा, तो ये सबसे कम हो जाएगा, तो सबसे कम इसको सबसे पीछे रख देंगे। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं। अच्छा, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है वो उसका जस्ट अपोजिट एंटाई वाला। तो एंटी, हम लोग एंटी बनाते हैं ना, जैसे मान लेते हैं हम लोग ने ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लिया, यहाँ पे H लगा दिया, यहाँ पे H लगा दिया, तो ये एंटी हो गया एकदम 180 डिग्री। अगर इसी H को हटा करके हम लोग यहाँ पे लगा दें तो ये क्या हो गया, सेम साइड हो गया, सिस हो गया। तो इसी वजह से एंटाई वाला जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि वहाँ पे रिपल्शन बिल्कुल भी नहीं होता है, वो इसलिए। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये ध्यान दो, ये देखो एक और ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एंटाई हो गया, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया, तो 1 हो गया। अब हम लोग किसको रखें वो हम लोग देखते हैं। अब हमारे पास आता है एक ये 60 डिग्री वाला और एक आता है हमारे पास 120 डिग्री वाला। ठीक, समझ आ रहा है ना। अच्छा, हम लोग 60 डिग्री किसको बोलेंगे, और ये 120 डिग्री है। ठीक है, और ये हमारे पास 60 डिग्री है। जो हमारे पास 120 डिग्री वाला जाएगा वो हमारे पास जाएगा गॉस स्टैगर्ड में। किस में जाएगा, गॉस स्टैगर्ड। और जो 120 डिग्री वाला जाएगा वो जाएगा इक्लिप्स स्टैगर्ड में। यहाँ से ये हमारे पास हो गया इक्लिप्स फॉर्म हो गया। ठीक है, तो हमारे पास सबसे स्टेबल, हमारे अनस्टेबल हमारे पास 4 है, सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। अरे अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 नहीं, यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास जो सबसे ज़्यादा, उसके बाद जो होगा वो हमारे पास होगा 1 वाला, और फिर हमारे पास होगा 3 वाला। एक बात ध्यान रखना है, जो हमारे पास ये वाला होता है वो हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, और ये वाला कम स्टेबल हो जाता है, क्योंकि ड्यू टू टॉर्सियोनल स्ट्रेन। ठीक है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड का हम लोग देखते हैं, जिससे हम लोग को देखो, अगर ये लेंथ अगर दूर होगी तो इस वजह से वो स्टेबल हो जाएगा, अगर लेंथ पास होगी ड्यू टू टॉर्सनल स्ट्रेन की वजह से वो कम होने लगेगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। तो हमारे पास एंटाई वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर हमारे पास उसके बाद हमारे पास कौन सा है, फर्स्ट वाला गॉश वाला सबसे उससे कम स्टेबल, फुल्ली एक्लिप्स वाला सबसे ज़्यादा अनस्टेबल, और उसके बाद जो थोड़ा सा अनस्टेबल रहेगा वो हमारे पास रहेगा इक्लिप्स फॉर्म, यानी हमारे पास 120 डिग्री वाला। ठीक, अच्छे से पता चल गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द वेरिएशन ऑफ द रेट ऑफ एन एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन विद सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ। अच्छा ठीक है, यानी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के बारे में दे रहा है, एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन है। अच्छा, ये चैप्टर पता है कौन सा है, ये चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स है। कौन सा है, बायोमोलिक्यूल्स से है। चलो आगे ध्यान देते हैं, हम लोग को चैप्टर तो पता चल गया है, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक्स भी आती है ना, तो बच्चों को लगता है क्या ये केमिकल काइनेटिक्स से भी क्या, नहीं, ये बायोमोलिक्यूल्स है। अब रेट ऑफ रिएक्शन यानी रेट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन चल रहा है, यानी कॉन्सेंट्रेशन है, रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका हम लोग ग्राफ देखते हैं, ग्राफ कैसे बनता है मैं बता देता हूँ। जितना ज़्यादा हम लोग कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाता है, लेकिन एक टाइम पर जाके कॉन्स्टेंट हो जाता है। तो ये फुल्ली बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है एकदम, नहीं ऐसा नहीं है, एक टाइम पर कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे तो डिक्रीज हो रहा है, नहीं ये भी नहीं रहेगा। अच्छा, डिक्रीज वाला ग्राफ होता है लेकिन वो हमारे पास यहाँ पे नहीं रहेगा। दूसरी बात, ये पैराबोलिक नीचे वाला नहीं, यहाँ पे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जा रहा है, एक टाइम बाद कांस्टेंट हो जाता है। क्या आप लोग को ये इक्वेशन पता है, इक्वेशन कहाँ से, ये इक्वेशन है हमारे पास माइकलिस मेंटेन इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देते हैं, शायद लग रहा माइकलिस की स्पेलिंग गलत लिखी है ना, हाँ माइकल। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा, ये इसकी क्वेश्चन थी क्या, इसकी क्वेश्चन थी dc/dt जो कि कॉन्सेंट्रेशन है, V मैक्स मतलब एकदम लास्ट तक इसका मैक्सिमम बात करना वो है, प्लस C हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन चल रहा है, Km हमारे पास माइकलिस कांस्टेंट है। क्या है, माइकलिस कांस्टेंट, और C क्या है हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन।
दिस इक्वेशन इज बेस्ड ऑन माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स के फॉर्म में चल रही है, ठीक है। यहाँ पे जो dc बाय dt है, रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, हम लोग जाहिर सी बात है देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वी मैक्स क्या, एक थ्योरेटिकल मैक्सिमम रेट प्रोसेस है जो कि हम लोग ने एक नेम दिया हुआ है। अब इसका ग्राफ होता कैसे, थोड़ा सा इसका ग्राफ देख लेते हैं। देखो, जैसे हमारे पास dc बाय dt कॉन्सेंट्रेशन यानी रेट ऑफ रिएक्शन है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन भाई हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन dc बाय dt, एक छोटा सा चेंज निकालने के लिए केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग ने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से क्या है हमारे पास, देखो ये इस तरह पूरा एक प्रोसेस जा रहा है। देखो पहले क्या था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन चल रही थी, फिर आखिरी में जाके कांस्टेंट होने लगा, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे आ गया, ठीक है। एक आखिरी में जा करके एकदम बराबर एक सैचुरेशन पीरियड आ जाता है, सैचुरेशन पीरियड से फिर वो बढ़ नहीं रहा होता, फिर एक कांस्टेंट लाइन जा रही होती है सीधी, तो इसीलिए एक वी मैक्स है बस यहीं तक होगा। और यहाँ पे एक Km हम लोग ने दिया हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, और इसी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन चल रहा है, ठीक है। इनिशियली थोड़ा सा लाइन देखते हैं, इनिशियली अगर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीज रैपिडली हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन चल रही है, क्योंकि उसी पे डिपेंड कर रहा है। उसी पे डिपेंड करना मतलब हमारे पास अगर हम लोग R लिखते हैं ना, Ka, अगर इसके कॉन्सेंट्रेशन पे चल रहा है तो यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इससे डायरेक्टली डिपेंड चल रहा है, ठीक है। इवेंचुअली द कर्व लेवल सैचुरेट्स, आखिरी में जब सैचुरेशन आ जाएगा, शोइंग अ मैक्सिमम रेट वी मैक्स इज रीच्ड, अब यहाँ तक हो गया, अब इसके अबव नहीं जाएगा। दिस हैपन बिकॉज ऑल एक्टिव साइट्स ऑफ द एंजाइम बिकम ऑक्यूपाइड, जिसको हम लोग एंजाइम सैचुरेशन अकर्स भी कहते हैं, ठीक। मतलब कहने का है बिकॉज ऑल एक्टिव साइट्स ऑफ द एंजाइम बिकम्स ऑक्यूपाइड, ठीक है, जहां पे हम लोग एंजाइम सैचुरेशन अकर भी बोलते हैं। तो हमारे पास ग्राफ इसका किस तरह हो जाएगा, ऊपर की ओर यानी हाइपरबोलिक तरह इसका ये चला जाएगा इस तरह, ठीक है। पक्का अच्छे से समझ आया, कोई भी डाउट नहीं है, तक मुश्किल तो नहीं हो रही है। देखो क्वेश्चन समझो, अगर आप लोग सिर्फ आंसर देखने आए हो तो सिर्फ आंसर हाँ आप लोग देख सकते हो। इसका आंसर जो है हमारे पास है, इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 का जो सी पार्ट लगा हुआ है वो 4 का सी पार्ट सही। लेकिन मेथड समझना कि अगर हम अगली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं, री अटेम्प्ट है या फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं, तो हम लोग को मेथड की क्लियरिटी भी अच्छी सी हो, क्लियर। और चलो क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं हम लोग, उसमें क्या कह रहा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, चलो वो भी देख लेते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज एसेशन रीजन, ठीक है। यहाँ पे दे रखा हुआ कीटल और एसिटल और कीटल फॉर्म दे रखा हुआ जो कि स्टेबल इन एसिडिक में बेसिक मीडियम है, ठीक है। द हाई टेंडेंसी ऑफ एल्कोक्साइड एंड एल्कोक्साइड यानी एल्काइल, ठीक, ऑक्साइड यानी O माइनस, जैसे हमारे पास इथॉक्साइड होता है, ठीक, कैसे बनेगा CH3 CH2O माइनस, इसको बोलते हैं इथॉक्साइड। ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, ये ईथर का है, ये किसका है, ईथर का है, ठीक। द स्टेबिलिटी ऑफ एसिटिल कीटल इन बेसिक मीडियम, अच्छा ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कहा है एल्कोक्साइड आयन की हाई टेंडेंसी है लिविंग ग्रुप की, नहीं, एल्कोक्साइड आयन जो होता है वो एक पुअर लिविंग ग्रुप होता है। अभी एकदम मोटी मोटी बात से यहाँ से जानते हैं। अब पहले एसिटल और कीटल तो जान ले कि वो क्या होते हैं। देखो हमारे पास एसिटल, एसिटल यानी यहाँ पे एसिटल्डिहाइड भी वर्ड आ रहा है और अल यानी अल्कोहल भी वर्ड आ रहा है। एसिटल्डिहाइड अल्कोहल भी वर्ड आ रहा है और यानी यहाँ पे एसिटल्डिहाइड का भी वर्ड आ रहा है। इसका मतलब एल्डिहाइड और मतलब अल्कोहल दोनों है। इसका मतलब अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अरे H3O+, तो यहाँ पे हमें एसिटल्डिहाइड यानी CH3COOH मिलेगा, प्लस यहाँ पे हमें अल्कोहल यानी ROH मिलेगा। इतनी बात क्लियर, पक्का। अब इसका मतलब हमारे पास जो कीटल है, अभी मैं स्ट्रक्चर पे नहीं जा रहा, अभी सुनना ध्यान से। इसका मैंने क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया, मतलब मैंने क्या किया, मेरे पास इनसे मिल करके मुझे ये मिला था, मैंने इसको क्या किया, वापस से मैंने इसका मस्त हाइड्रोलाइज किया, यानी हाइड्रोलाइज यानी H+ यानी एसिड के फॉर्म में रिएक्ट कराया, यानी एसिडिक मीडियम दिया। ध्यान सुनने की कोशिश करना। तो ये क्या हो गया, इस फॉर्म में ये ब्रेक हो गया, रिएक्शन क्या हो गई, रिवर्स हो गई, ठीक। तो मैंने इसको भी क्या किया, अब यहाँ से की है ना, तो यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है, कीटोन का, तो इसका मतलब कीटोन बन रहा है, प्लस यहाँ पे ROH अल्कोहल निकल रहा है, जिससे मिलके बना था वापस जाके उसी में टूट गया। तो यहाँ पे हमारे पास ये एसिडिक मीडियम में तो रिएक्शन कर रहा है, लेकिन बेसिक मीडियम में क्यों नहीं कर रहा है, और यहाँ पे बताते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ RO की वजह से नहीं कर रहा है। देखो पहली बात, हमारे पास जो कीटल रहेगा, कीटल बहुत सिंपल है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं, 1 2 3 4, ठीक। सब जगह R लगा दो, सब जगह R लगा दो, R R R R और R, और 2 के साथ O लगा दो, बस। ये होता है हमारा कीटल फॉर्म। क्या होता है, कीटल फॉर्म। अब यहाँ से हमको इसका हाइड्रोलाइज किया तो देखो इसको कीटोन बन गया, देखो इस तरह कीटोन,
अब यहाँ पे भाई 4 R है ना, तो 4 R की वजह से ये 2 अल्कोहल निकल रहे हैं, ठीक, सेम एज एल्डिहाइड। लेकिन यहाँ पे हमें कार्बन है, 3 R दे दो की बार, 3 R दे दो, 3 R दे दो, और एक के साथ O दे दो, इसके साथ भी O दे दो, यहाँ पे H दे दो, बस। मतलब 4 R थे, उसकी जगह 3 R दिए और एक H दिया, और 2 के साथ O दे रहे थे तो 2 किसी भी के साथ O दे दिया। समझ आया पक्का? तो ये होता है हमारा एसिटल और एक होता है हमारा कीटल। ऐसे ही होता है हमारा हेमी एसिटल और हेमी कीटल, ठीक है। हम वहां तक नहीं जा रहे, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अब इसका एसर्शन देखते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि जो यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो RO माइनस है, ये जो RO माइनस है और ये जो OH माइनस है, ठीक है, OH माइनस हमारे पास एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, RO माइनस हमारा एक पुअर लिविंग ग्रुप है। ये हमारा एक स्टेबल कंपाउंड है, ये हमारा एक अनस्टेबल कंपाउंड है, ठीक, इतनी बात क्लियर। अच्छा, इसका मतलब ये रिमूव नहीं होना चाहता है, इसका मतलब ये रिमूव नहीं होना चाहता है। ये रिमूव किस में हो रहा है? एसिडिक मीडियम में। ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन को रिवर्स कर रहा है, वो अब जिससे मिलके आया था उसी में टूट जा रहा है, लेकिन ये OH माइनस डालने पे ये रिएक्शन नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हमारे पास जो बेसिक सॉल्यूशन उसमें एज इट इज पड़ा रहेगा, स्टेबल रहेगा, रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये बस वही चीज है, यहाँ पे ध्यान दो, एसिटल और कीटल डू नॉट ब्रेक डाउन इजिली इन बेसिक सॉल्यूशन, they are only hydrolyzed or break down in the presence of acid or water, ठीक, they are used as protecting group, they stay safe in base, ठीक, assertion समझ आ गया। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके रीजन की। ये जो एल्कोक्साइड आयन है आर नॉट गुड लिविंग ग्रुप है, ये भी बात हम जान गए, बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग बेस एंड डू नॉट लाइक टू लीव, मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट तो करना है और ये लीव नहीं करना चाहते हैं, ठीक। Since base doesn't help alkoxide ion to leave to reverse reaction going back to aldehyde और कीटोन, ठीक, अच्छे समझ आए भाई? एकदम सिंपल सी बात है कि हमारे पास ये जो OR ग्रुप है, ठीक है, अब बेसिक सॉल्यूशन हम मान लेते हैं हमारे पास KOH है, जिसमें से OH है हमारे पास, ये OH इसको रिमूव नहीं कर रहा है, ये हट नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक वेरी अनस्टेबल कंपाउंड है, तो ये लीव नहीं करना चाहेगा, ये वहीं पे रहना चाहेगा, सिर्फ इस वजह से। अब क्लियर है? समझ आया अच्छे से? पक्का? कोई भी डाउट नहीं? एक ट्रिक के फॉर्म में बताएं, एक ट्रिक के फॉर्म में बस खाली ये है कि यहाँ पे भी O माइनस है, यहाँ पे भी O माइनस है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, इसीलिए दोनों रिप्लेस नहीं कर पा रहे। बस ऐसे ध्यान रख सकते हो तुम, अगर मर्जी हो तो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अ क्यूबिक सॉलिड, ठीक है, इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट X एंड Y, ठीक है, X और Y, ठीक। Atoms X are present on every alternate corner and one corner of the cube is Y। अच्छा ठीक है, यहाँ पे पहली बात हमें क्यूब बनाना है, तो क्यूब बनाते हैं। पहले यहाँ पे ध्यान देते हैं, हमने इस तरह हमने एक क्यूब बनाया, ठीक है, हमने इसको मैच करा दिया, इसको और इसको, ठीक है। इन्होंने कहा है X जो प्रेजेंट है वो अल्टरनेट कॉर्नर पे प्रेजेंट है, यानी मतलब अब अगर हम यहाँ पे X लें तो हमें ये पोजीशन छोड़नी पड़ेगी और यहाँ पे X लेना पड़ेगा, फिर ये पोजीशन छोड़नी पड़ेगी, यहाँ पे X लेना पड़ेगा, फिर ये छोड़ के यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक X लेते हैं तो देखो यहाँ पे हमारे पास ये इसके अल्टरनेट कॉर्नर पे ये प्रेजेंट है, इसके अल्टरनेट कॉर्नर पे ये प्रेजेंट है, इसके अल्टरनेट कॉर्नर पे ये प्रेजेंट है, तो यानी इतना हमारा हो गया, ठीक है। और इन्होंने कहा था Y जो है वो हमारा फेस पे प्रेजेंट है। फेस मतलब जैसे ये हमारी वॉल है घर की, ठीक है, तो इसका फेस एक ये होगा, एक फेस ये होगा, एक फेस ये होगा, एक फेस ये होगा, मतलब अरे मैंने रूम का एक 2D स्ट्रक्चर बनाया, 3D स्ट्रक्चर, ये 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसका फेस एक ये, एक ये, एक ये, एक ये हमारे पास फेस है। अब इसमें से हम किसी में भी Y ले ले, हमें क्या फर्क पड़ता है? तो हमने काम किया, हमने Y को यहाँ पे ले लिया, एक Y यहाँ पे ले लिया, एक Y यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, जैसे हमारे पास ये वॉल है, ठीक है, इस वॉल में तुमने सर्किल को अटैच किया, तो ये सर्किल आधा वॉल के इधर साइड होगा, आधा वॉल के इधर साइड होगा। इसका मतलब जो फेस जो डिवाइड होगा वो हमारे पास डिवाइड होगा किसमें? खाली 1/2 में, यानी 2 आधे में तो बढ़ रहा है, ठीक है। अब कॉर्नर की बात करेंगे तो कॉर्नर को कैसे डिवाइड करोगे? जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये 4 रूम है, ठीक है, हमने क्या करा, हमने इस बॉल को उस कॉर्नर पे रखा, देखो कॉर्नर पे ही है भाई ये रूम इस तरह, तो इसके कॉर्नर पे रखा हुआ है, ठीक है। अब लेकिन ये 4 में तो नीचे डिवाइड हो रहा है, इसी के ऊपर भी एक और रूम होगा, इसी के ऊपर भी एक और रूम होगा, तो यानी
4 उसमें बढ़ जाएगा, इसका मतलब कॉर्नर जो डिवाइड हो रहा है वो 1/8 में डिवाइड हो रहा है। तुम इतनी बात आई होप समझ गए होगे। और इन्होंने हमसे कहा है कि 1 एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, एक सेंटर पे भी प्रेजेंट है, यानी एक सेंटर पे भी प्रेजेंट है। अच्छा, जैसे मान लेते हैं इस रूम में बीच में एक बॉल मैंने क्या किया, हैंग कर दिया, तो वो रूम के पूरे रूम में है वो बॉल, इसका मतलब उसका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो 1 रहेगा। ठीक, इतनी बात समझ गए। अच्छा, अब यहां से देखते हैं, हमारे पास उन्होंने कहा था कितने एक्स कॉर्नर है, हमारे पास एक्स हैं 4, तो यानी एक्स हो गए 4। ठीक, हमारे पास यहां से वो डिवाइड कितने हो रहे हैं, 1 में डिवाइड हो रहा है, लेकिन बीच में एक भी ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, उसका कंट्रीब्यूशन 1, इसका उसका तो पूरा 1 ही रहेगा, तो यानी 1/2 और यहाँ पे हमारे पास हो गया +1, तो हमारे पास टोटल कितना आ गया 1.5। ठीक, इसका मतलब x का कंट्रीब्यूशन आ गया हमारे पास 1.5। y कैसे निकालोगे, y हमारे पास हाफ में डिवाइड हो रहा है, कितने हैं 2, तो यानी 1/2, यानी हो गया हमारे पास 1, यानी x की वैल्यू आ रही है 1.5 और y की वैल्यू आ रही है 1, तो हमारे पास ये आंसर हो जाना चाहिए। अब आओ देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे अरे ये 1.5 है, ये ऑप्शन नंबर कौन सा था, ये ऑप्शन नंबर 1.5 वाला हमारे पास। अच्छा, इसमें तो कोई भी आंसर ही मैच नहीं कर रहा है। अच्छा, इसमें यहाँ पे इन्होंने गलती करी है, अगर ध्यान से सुनने की कोशिश करना, यहाँ पे हमारे पास x 1.5 और 1 आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर है, 1.5 और 1, यहाँ पे ये बात तो क्लियर। अगर हम लोग इसको डबल करेंगे, क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला हम लोग जो मोस्टली लेते हैं वो हम लोग सिंपल होल नंबर रेशियो में लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो उसका रेशियो वाला होता है उसको जस्ट डबल कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास x3 और y2 आना चाहिए था, तो y2 तो हमारे पास सिर्फ यहीं पर है, तो ऐसे तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाना चाहिए था, लेकिन 1.5 नहीं, वहाँ पे 3 हो जाना चाहिए था। ठीक, समझ आया सभी को अच्छे से। अब देखते हैं कैसे किया होगा। तो यहाँ पे हमारे पास वही कंट्रीब्यूशन है, x4 दे रखा है, कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, y2 दे रखा क्योंकि फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/2, तो यहाँ से x को हमने सॉल्व किया तो 1.5 और हम लोग ने y को सॉल्व किया तो हमारे पास आया 1.1, तो हमारे पास ये एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाना चाहिए, तो इसको जस्ट डबल करेंगे तो ये 3 और यहाँ पे 2 हो जाना चाहिए। बस समझ आया सभी को, पक्का अच्छे से, क्वेश्चन टफ नहीं था, बस खाली थोड़ा सा हमें सॉलिड स्टेट चैप्टर से थोड़ी सी हमें लैंग्वेज की पकड़ होनी थी बस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2। अच्छे, लिस्ट वाले बहुत क्वेश्चन देते हैं, तो यहाँ पे हमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में दे रखा है केटायन और ग्रुप रिएजेंट्स दे रखे हुए हैं, ठीक है, हमें इनको 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 ऐसे ऐसे मैच कराना है, ठीक है। अब पहले मैं आंसर बता देता हूँ, आंसर यहाँ पे है क्या, देखो हमारे पास जो Pb2+ और Cu2+ जाता है वो जाता है ये, अरे तो सामने ही दे रखा हुआ है, ठीक है, H2S इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, ठीक। अच्छा, Al3 और F3+ ये जाता है, यहाँ पे हमें Cl दिखना है तो AlCl3 FeCl3, तो यहाँ से AlOH का होल थ्राइस FeOH का होल थ्राइस, तो यहाँ से इसका प्रेसिपिटेट, ठीक है। बाकी हमारे पास देखो A का हमको मिल गया फर्स्ट और B का मिल गया थर्ड, कहीं पर है, A का फर्स्ट यहाँ पर है, A का फर्स्ट यहाँ पर है, B का थर्ड यहाँ पे, अच्छा दोनों में ही सेम है, तो अब देखते हैं आगे। C का हमारा कोबाल्ट और निकिल, कोबाल्ट और निकिल हमारे से जाते हैं फोर्थ से, यानी H2S इन द प्रेजेंस ऑफ वीक बेस NH4OH, तो यानी ये हमारे पास C का फोर्थ, C का सेकंड यहाँ पे, C का फोर्थ, यानी ऑप्शन नंबर 4 तो हमारे पास करेक्ट हो गया। अब कैसे चल रहे हैं वो देखते हैं। देखो पहले तुम ग्रुप पहचानना सीख लो, हमारे पास जो Pb2+ Cu2+ उसका ग्रुप होता है सेकंड, Al3+ Fe3+ उसका ग्रुप होता है हमारे पास थर्ड, क्योंकि 3 चल रहे हैं, ठीक है। CO2+ Ni2+ उसका ग्रुप होता है 4 और Ba2+ Ca2+ का ग्रुप होता है 5, ये बात ध्यान कर लो। अब कैसे, देखो पहली बात हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं उसकी रिएक्शन उसके ग्रुप रिएजेंट के साथ, तो यहाँ पे हम लोग कलर का भी फाइंड करते हैं। दूसरी बात यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रेसिपिटेट सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है, सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल, और ये कौन सा बताता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री यानी क्वालिटेटिव एनालिसिस बताती। तो जो पर्पस होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस का, वो सेपरेट करता है डिफरेंट मेटल आयंस जो कि कैटायंस हैं, उसको सेपरेट करता है वन ग्रुप एट यूजिंग स्पेशल केमिकल्स। मतलब कहने का है कि हम लोग ये जो ग्रुप रिएजेंट्स का हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे पास जो मेटल है ना, उसको जो ग्रुप जो हमारे पास सॉल्ट है उसमें से उसको सेपरेट करने के लिए, ताकि हमें पता चले सेपरेट किस फॉर्म में होगा, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होगा, समझ आ रहा है। बाकी जितने भी
इम्प्योरिटीज जितने भी अदर मेटल्स होंगे वो सॉल्यूशन में रह जाएंगे, ठीक। द रिएजेंट आर चूजन सो डैट दे विल फॉर्म सॉलिड पीपीटी with some specific cation under certain condition like acidity और alkalinity। एसिडिटी यानी एसिड की प्रेजेंस में, या तो एल्कलाइन यानी NaOH, KOH, Na2CO3 बेस की प्रेजेंस में NH4OH, while the rest stay in the solution। बाकी के क्या करेंगे, सॉल्यूशन में अपने आप रह जाएंगे, ठीक, पक्का अच्छे समझ। अब हमको कैसे, अच्छा एक सवाल तुम लोग के मन में नहीं आया, कैसे हमको यही पता चल रहा है कि हमारे पास जो कॉपर है ये खाली उसी के साथ रिएक्ट कर रहा है, जो Al वाला है खाली AlOH का होल थ्राइस ही बना रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है और बताते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास जैसे Pb2+ दिया हुआ है, Cu2+ दिया हुआ है, ये एसिडिक मीडियम में ही रिएक्ट करेंगे। पहली बात, कुछ चीज़ें हैं तो याद करनी पड़ेगी क्योंकि ये एनालिटिकल केमिस्ट्री है, तो वो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है जो करके पता चलती है। अब H2S प्रोड्यूस वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 आयंस। ध्यान समझना, अगर हमारे पास एक एसिडिक मीडियम है, ठीक, अगर हमारे पास एक एसिडिक मीडियम है तो H2S जो है प्रोड्यूस करेगा वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2- आयंस, ठीक, ड्यू टू सेपरेशन बाय H। only KSP metal sulfides like PbS, CuS, HgS can PBT in this condition। मतलब कहने का है जिनका जो KSP जो मेटल सल्फाइड्स रहता है उनका बहुत ही लो रहता है। KSP का मतलब क्या होता है हमारे पास, KSP इसको बोलते हैं हम लोग के, इसको बोलते हैं स्पैरिंगली प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, स्पैरिंगली प्रोडक्ट, जो कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट देख के ही जानते हैं। मान लेते हैं हमारे पास Ba2+ है प्लस 2Cl- है, तो हम लोग इसी का स्पैरिंगली प्रोडक्ट देखेंगे। हम लोग क्या कहते हैं, BaCl2 को नहीं लेंगे, कि हमारे पास इक्विलिब्रियम जरूर है लेकिन वो नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट का ध्यान रखना। मेटल सल्फाइड्स लाइक PbS, CuS, HgS कैन PBT इन दिस कंडीशन। तो Hg ने इसको ऐसे डिवाइड किया, H2- है, तो यहाँ से हमारे पास जो Pb2+ है प्लस H2- है, तो यहाँ से हमारे क्या बनाएगा, PbS बना देगा, ठीक। अब हमारे पास क्या है, Cu2+ है प्लस H2- है, तो यहाँ से हमारे पास क्या बना देगा, CuS बना देगा। बाकी के अदर जितने मेटल्स रहेंगे वो हमारे पास सॉल्यूशन में रह जाएंगे, ठीक है। एसिडिक कंडीशन में Hg2+ है, प्रोड्यूस कर रहा है वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2- आयंस, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें वही मेटल सल्फाइड चाहिए जिनका KSP वैल्यू बहुत लो रहता है, और वो सिर्फ यही 3 है बस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें और नेक्स्ट देखते हैं, मतलब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। अब इसके इस पार्ट पे क्या कह रहा है, Fe3+ Al3+, ठीक है। दिस बफर क्रिएट अ मॉडरेटली एल्कलाइन pH, ठीक। मतलब कहने का है यहाँ पे ये जो हमारे पास मेटल्स हैं ये किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, एक बफर जो क्रिएट करते हैं उनके साथ एल्कलाइन pH। बफर सॉल्यूशन मतलब जिसका एसिड है उसी का ही एसिड, मतलब उसी का सॉल्ट हो, जिसका बेस है उसी का ही सॉल्ट हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमारे पास था NH4OH और NH4Cl। कैसे, यहाँ पे ध्यान दो, ये देखो NH4OH और NH4Cl। NH4OH वीक बेस, उसी का ही कॉन्जुगेट एसिड, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरह NH4Cl, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बना है, तो यहाँ से OH निकल गया और Cl यहाँ पे आके जुड़ गया NH4+ के साथ, ठीक। अब यहाँ पे इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो कैसे, यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे इन दिस हाइड्रोक्साइड ऑफ Fe3+ Al3+ आर इनसॉल्युबल एंड फॉर्म PBT। तो यहाँ पे हमारे पास NH4OH रहा होगा, यहाँ पे हमारे पास मान लेते हैं FeCl3 रहा होगा, तो यहाँ से हमारे पास NH4Cl निकल गया होगा और H यहाँ से फेरिक हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो गई, ठीक। जो अदर मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं वो R2 सॉल्युबल हैं 2 PBT, जिसके लिए हमें रिक्वायर पड़ती है हायर pH के लिए, लेकिन ये वाले बहुत मॉडरेट pH में भी वर्क कर जाते हैं, ठीक। अब CONi2+, ये कैसे रिएक्ट करना, CO और जो Ni2+ है यहाँ पे भी हम लोग H2S का रिएक्शन कर रहे हैं, मतलब उसका यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे जो बेसिक मीडियम है वो हमारे पास है NH4OH, वहाँ पे क्या था, एसिडिक मीडियम था, HCl था। बेसिक मीडियम में जो H2- है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत बढ़ जाती है, गिव्स हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 आयंस, ठीक, अलाउइंग PBT ऑफ मोर सॉल्युबल सल्फाइड्स की जरूरत है। वहाँ पे क्या था, उनका लो KSP था, यहाँ पे इनका हाई रहेगा, तो कोबाल्ट और निकिल लिया है जो कि हमारे पास COS और NiS बन जाएगा, ठीक। कैसे हो रहा है, समझ आ रहा है ना, ठीक। अब हमारे पास बैरियम और कैल्शियम,
ये हमेशा ही क्या कहते हैं प्रेसिपिटेट यानी कार्बोनेट्स की फॉर्मेशन इनसॉल्युबल रहते हैं। दिस कैटायन फॉर्म इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स, तो या तो हम BaCO3 ले लें, या तो हमारे पास Na2CO3, नहीं ये तो स्ट्रांग हो गया, या तो हमारे पास CaCO3 ले, ठीक है। इज माइल्डली इन एल्कलाइन मीडियम, तो हमारे पास इस तरह इसका हो जाएगा। अदर ग्रोथ मेटल्स आइदर फॉर्म सॉल्युबल PPT, ठीक, अच्छे समझ आया। तो बाकी कार्बोनेट्स है उसके साथ रिएक्ट करें, फॉर्मेशन हो गया, सबकी PPT बन रही है। अच्छे समझ आया, कोई भी डाउट नहीं है यहाँ तक पक्का। देखो अगर कोई भी डाउट हुआ करे तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लिया करो, तो अच्छा लगता है कि हाँ पता चलता है कि सामने वाला बच्चा पढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर एंटीबायोटिक। भाई एंटीबायोटिक तो हमारे पास क्या करता है, वो माइक्रोबियल जो ग्रोथ होती है उसको कम करता है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एन एंटीबायोटिक मस्ट बी प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, हाँ जाहिर सी बात है हमारे मेटाबॉलिज्म ग्रोथ को बढ़ाता है। एंटीबायोटिक शुड प्रमोट द ग्रोथ और सर्वाइवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नहीं भाई एंटीबायोटिक है, कोई वो थोड़ी ना है कि हमारे हमने कुछ गंदा खा लिया तो उसकी वजह से हमारे अंदर माइक्रोबियल की ग्रोथ जो है बढ़ गई, नहीं। एंटीबायोटिक जो करता है वो जो हमारे पास सर्वाइवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको इनहिबिट करता है, उसको कम करता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे तो गलत हो गया। एंटीबायोटिक इज अ सिंथेटिक सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज अ स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ नेचुरल अकरिंग एंटीबायोटिक, सही है। एंटीबायोटिक शुड बी इफेक्टिव इन लो कंसंट्रेशन, जाहिर सी बात है हाई कंसंट्रेशन ज़्यादा हमारे किडनी पे भी असर करती है। एंटीबायोटिक आर मेंट टू इनहिबिट द ग्रोथ और किल माइक्रोऑर्गेनिज्म, नॉट प्रमोट देयर ग्रोथ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द करेक्ट ऑर्डर इन एक्वस मीडियम ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन केस ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन। अरे ये तो बहुत अच्छा है क्वेश्चन है। यहाँ पे मतलब कहने का है मिथाइल यानी CH3, अमीन यानी NH2, अगर हम लोग एक H हटा करके यहाँ पे एक बढ़ा देंगे तो यानी यहाँ पे हमारे पास हो जाए, मतलब कहने का ये हमारे पास जो नाइट्रोजन है इसके साथ लगा हुआ है H, तो इसके साथ 2 मिथाइल लगा दिए, ठीक। तो पहले अब यहाँ पे ये CH3, ये रहा हमारे पास NH2, ये हमारे पास 1 डिग्री, ये नाइट्रोजन हमारे पास 2 डिग्री क्योंकि 2 मिथाइल से अटैच है, और यहीं पे अगर हम CH3 लगा देंगे तो हमारे पास ये 3 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अब कौन से ज़्यादा होगा, अब पहले आप लोग को एक बात ध्यान रखने वाली कि अगर गैसियस फेज है, एक्वस फेज नहीं गैसियस फेज है, तो हमारे पास 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री चलता है, ठीक। अगर हमारे पास नॉर्मल केस में बता रहे हैं अगर एक्वस फेज है तो हमारे पास 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री चलता है। लेकिन हमारे पास अगर मिथाइल और इथाइल दिया हो तब कैसे पहचानेंगे, मिथाइल में कम कार्बन होते हैं तो इसलिए उसका नंबर भी कम चलता है 213, और इथाइल में ज़्यादा कार्बन होते हैं यानी 2 कार्बन होते हैं तभी तो NH2 लगेगा, तो इस वजह से यहाँ पे इसके नंबर भी ज़्यादा होते हैं 231, बस मतलब पहले 2 डिग्री फिर 1 डिग्री फिर 3 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, लेकिन यहाँ पे मिथाइल है तो कहाँ चलेंगे 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री और फिर प्राइमरी में। चलो देखते हैं, तो पहले तो 3 डिग्री आ रहा है, 3 डिग्री अमीन आ रहा है, तो यानी ऑप्शन नंबर 1 और 4 को हटा दो। यहाँ पे 2 डिग्री है 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 मेरे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 2 मेरे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ये बेसिसिटी ऑफ मिथाइल अमीन की बात कर रहे हैं जो कि इन केस ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन के लिए चल रहा है। अगर किसी जगह इथाइल होता तो 3 डिग्री हो जाता, फिर 2 डिग्री नहीं, फिर 2 डिग्री यहाँ पे हमारे पास है, फिर 3 डिग्री ये वाला हो जाता, फिर 1 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाता अगर इथाइल होता तो, ठीक। अच्छा समझ आया पक्का, कोई भी डाउट नहीं आता। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, 25 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मीन्स 1 लीटर मार्केटेड सॉल्यूशन कंटेन दिस। अरे यार हम यहाँ तक नहीं जाएंगे, हम पहले क्वेश्चन ही पूरा सॉल्व करते हैं। हमारे पास दे रखा हुआ है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, ये ब्रेक डाउन होता है H2O प्लस O2 में। रिएक्शन बैलेंस के लिए यहाँ पे हमारे पास चाहिए 2, 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन, 2 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन, ठीक। अच्छा यानी यहाँ पे हमें इसका दे रखा हुआ है 25 वॉल्यूम। क्या हम लोग नंबर ऑफ मोल्स से निकालें, बहुत इजी फॉर्मूले से, और चलो निकालते हैं भाई। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला पढ़ा है ना, वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। अरे यार फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा यार। नंबर ऑफ मोल्स को भी सॉल्व करो, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, हमें मास नहीं दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास H2O2 का, ऑक्सीजन का होता है 16, 2 हैं तो 32 प्लस 34, 2 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे तो 2 है ना, तो यानी इसका डबल हो जाएगा, तो हमारे पास 68 हो जाएगा, तो हम लोग ने 68 लिया। इसका मॉलिक्यूलर मास, भाई 2 मॉलिक्यूलर मास है ना इसके, इस वजह से। वॉल्यूम हमारे पास 25 है, इनटू में 22.4 लीटर करेंगे तो हमारे पास इसका मास आ जाएगा अप्रॉक्स
68 इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास 75.8 के समथिंग इसका मास आ जाएगा। अब हमारे पास 75 आ गया। अब देखो 75 हमारे पास किसका आ रहा है, इसका मतलब हमारे पास जो 1 लीटर मार्केटेड सॉल्यूशन है उसमें हमारे पास 75 ग्राम आ रहा है H2O2 इसका। यहाँ तक हम लोग को बात क्लियर हो गई अच्छे से, यानी 75 ग्राम किस में आ रहा है, इस सेकंड ऑप्शन में। तो यानी ऑप्शन नंबर हमारे पास सेकंड करेक्ट हो गया। हम लोग को कोई भी सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई भी इधर उधर के मेथड हमें जानने की जरूरत नहीं थी, हमारा एकदम सिंपल तरीके से हो गया, नॉर्मल फॉर्मूला लगाया उससे हो गया। भाई अगर इसके 1 बन रहे हैं तो इसके 1 बन रहे हैं, इसके हाफ बनेंगे क्योंकि ये 1/2 में है। ये मतलब भाई ये 2 है तो एक मतलब ये 2 है तो 1 बन रहा होगा, ये 1 बनेगा तो ये हाफ बन जाएगा। एकदम सिंपल है कि नहीं है। तो वैसे ही ऑक्सीजन का हम लोग निकाल सकते हैं, ऐसे ही हम लोग वाटर का भी निकाल सकते हैं। इतनी बात क्लियर। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हमारे पास क्या है, करेक्ट है। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम Li2+ क्या दे रखा हम लोग को, x दे रखा हुआ है। द एक्सपेक्टेड रेडियस थर्ड ऑर्बिट, पहले सेकेंड ऑर्बिट था, मतलब ऑर्बिट्स का मतलब समझते हो ना, ये जो कि हमारे पास क्या है, n है, जो कि हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो कि नंबर ऑफ शेल्स बताता है, ऑर्बिट्स बताता है। तो एक्सपेक्टेड रेडियस थर्ड Be2+ का, ठीक है। अब इसमें से हमारे पास आंसर क्या होगा, तो यहाँ से जो हमारे पास फॉर्मूला लगता है वो R = 0.529 इंटू में n² डिवाइड बाय z, ठीक। अच्छा, R हमको पता है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, n हमको पता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, z हमको पता है एटॉमिक नंबर, ठीक। अच्छा क्या एक बात बताओगे, जैसे हम तो सॉल्व करवा रहे हैं, हमको तो आता है, तो हमको पता है इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, तुम कैसे पहचानोगे कि इसमें यही फॉर्मूला लगेगा। आओ बताते हैं। पहली बात, ये फॉर्मूला एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके बराबर रहता है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, ठीक। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट आता है। बहुत से लोग A0 लिखते हैं, बहुत से लोग इस तरह लिखते हैं, बहुत से लोग इस तरह लिखते हैं, भाई लिखने के अपने अपने तरीके हैं। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आती है जो कि आती है 0.529, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं, अच्छा बताओ, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के बारे में बता रहा है, Z बता रहा है, यानी KLMN की भी बात कर रहा है। तो यानी यहाँ पे कौन से साइंटिस्ट की बात आ रही है, बोर्स एटॉमिक रेडियस की बात आ रही है। बोर्स एटॉमिक रेडियस यानी इनके साइंटिस्ट की बात आ रही है, जो कि इनकी कांस्टेंट वैल्यू है 0.529, ठीक। अच्छे समझ आए। तो यहाँ पे हमारे पास R क्या है, ये n क्या है, ये z क्या है, एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक रेडियस जो कि कांस्टेंट है, जो कि इसके बराबर है। अच्छा, ये एंगस्ट्रॉन है, जो कि अगर मीटर में चेंज करना हो तो 10⁻10 मीटर होता है, ठीक। अच्छा, अब आगे देखते हैं। यहाँ से देखो, जो फॉर्मूला है बोर्स एटॉमिक मॉडल है, और ये सिर्फ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए है। अब हमें कैसे पता चला था, हमने फॉर्मूला लगाया, वो हमने फॉर्मूला पता चला था हम लोग को Li2+ से, Be3+ से। देखो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 निकल गए तो कितने बचे होंगे, 1, तो इसी वजह से हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। Be3+, 4 होते हैं, इसमें से 3 निकल गए, कितने बचे, 1, तो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। तो यानी जैसे हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, Li2+, Be2+, दिस फॉर्मूला कम्स फ्रॉम बोर्स एटॉमिक मॉडल, ओनली वैलिड फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, दे आर कॉल्ड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। तो इसीलिए अगर हम लोग लिथियम का की बार रखेंगे तो Li2+ है, लेकिन हमने इसको क्या मान रखा है, x, तो हमने यहाँ पे x ले लेंगे। भाई मान क्या रखा है, उन्होंने हमें दे रखा हुआ है, n हमें कितना दे रखा हुआ है, 2, ठीक है। उसका लिथियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना होता है, Z हमारे पास हो गया। तो कांस्टेंट वैल्यू बराबर में कट जाएगी क्योंकि दोनों में सेम रहेगी, तो हम लोग इसी को वही रख लेते हैं, हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो हमने एज इट इज रख लिया, तो हमारे पास की क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अगर ऐसे ही हम लोग Be3+ की ले लेंगे तो n = 3+, हमारे पास Z हमारे पास 4 है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो हमारे पास इसका 2 हो गया, हमारे पास की वैल्यू हो गई, यहाँ पे ये हो गया 9/4 दिस। आपकी क्वेश्चन नंबर 2 को क्या किया, हमने 1 से डिवाइड कर दिया, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। तो यहाँ से हमने जब इसको डिवाइड किया तो 9/4 A0 से A0 मर गया, तो यहाँ से 4 4 16, 3 9 27, तो 27/16, और ये x उधर चला गया क्योंकि नीचे क्या आएगा, x वाली भी तो वैल्यू आ रही है जो कि हमारे पास इसकी है, तो यहाँ से x उधर चला गया, हमारे पास सिंपल आंसर आ गया। तो आंसर कितना है हमारे पास, 27/16.x। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा था हमारे पास, 27/16 x, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो पता चला ना कैसे फॉर्मूले को यूज करना है, कैसे वैल्यूज पुटअप करनी है, और कैसे पता चलेगा कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रिएक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल भाई साहब SO2Cl2 यानी S डबल बॉन्ड OCl ठीक, विद वाइट फॉस्फोरस। यहाँ पे इन्होंने कोई भी फॉस्फोरस टेट्राक्लोराइड, ट्राइक्लोराइड, पेंटाक्लोराइड नहीं बोल रखा है, सिर्फ क्या बोला है, फॉस्फोरस। तो यानी वाइट सॉलिड फॉर्म में होता है P4, फॉर्म कंपाउंड A विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स B, डाई बेसिक एसिड की फॉर्मेशन करेगा। डाई बेसिक एसिड यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो एक ही दे रखा हुआ है, वो हमारे पास है H3PO3। अच्छा, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि ये जो H3PO3 है एक ट्राई बेसिक एसिड है, क्योंकि यहाँ पे 3 H प्लस है, 3 H प्लस है तो ट्राई बेसिक एसिड हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाओ जरा, ये इस तरह है, इस तरह, इस तरह, कितने O हैं, 3 O हो गए। अब हाइड्रोजन कितने चाहिए, 3 और एक रहे 3। जो फॉस्फोरस के साथ डायरेक्टली अटैच जो हाइड्रोजन है वो नॉट रिमूवल है, मतलब वो रिमूव नहीं किया जा सकता। जो ऑक्सीजन के साथ है सिर्फ वही रिमूव होंगे, तो इसीलिए कितने हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं, 2, तो इसीलिए कितने H प्लस हो जाएंगे, 2, क्योंकि यहाँ पे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहती है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन रिमूव नहीं हो पाता है। ठीक, अच्छा, तो यहाँ पे इतनी बात हमें क्लियर हो गई, ये हमें इसके बारे में पता चल गया। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ से इसका बनेगा क्या, तो हमारे पास फॉस्फोरस रहेगा, SOCl2 रहेगा, यहाँ से हमारे पास PCl3 बनेगा, SO2 बनेगा, और हमारे पास S2Cl2 बनेगा। क्या बनेगा, S2Cl2। S2Cl2 ये बहुत अच्छी मतलब फॉर्मेशन रहती है इसकी, इसको बोलते हैं डाई सल्फर डाइक्लोराइड या सल्फर मोनोक्लोराइड। ठीक, तो यहाँ से ये हमारी जो फॉर्मेशन करती है हमारी मस्टर्ड गैस बनाने में फॉर्मेशन करती है। बता देते हैं मस्टर्ड गैस का कि ये हमारे पास बनती है इथीन की मदद से, इथीन प्लस S2Cl2, जिसकी वजह से मस्टर्ड गैस की फॉर्मेशन होती है। खैर ठीक, बाकी बचा PCl3 का हमें हाइड्रोलिसिस करना है, हाइड्रोलिसिस करने पे यहाँ से हमारे पास H3PO3 बनता है और बाकी बचा हमारे पास HCl निकल जाता है। अब तुमको एक बात यहाँ से ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास इसी की जगह हमारे पास एल्कोहल होता ROH, तो यहाँ से H की जगह हमारे पास R लगा होता, यानी एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन करता है, और PCl5 PCl3 SOCl2 एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन करने के लिए ही बने हैं। मतलब कहने का हमारे पास जैसे एल्कोहल है, एल्कोहल है, एल्कोहल है, ठीक, इसकी रिएक्शन अगर हम लोग PCl5 के साथ करा रहे हैं, इसकी रिएक्शन PCl3 के साथ करा रहे हैं, इसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ करा रहे हैं, तब भी यहाँ पे RCl और यहाँ पे RCl बनेगा। लेकिन बस खाली ध्यान रखना है PCl3 के साथ यहाँ हमारे पास H3PO3 निकलता है, PCl5 के साथ हमारे पास POCl3 निकलता है, इसके साथ हमारे पास SO2 और HCl निकलता है। तो तुम खाली एक चीज़ यहाँ पे देख लो, जैसे हमारे पास ROH है प्लस हम लोग ने लिया PCl5, यहाँ से हमारे पास देखो एक RCl ले गया, एक HCl ले गया, फॉस्फोरस का PCl5 1 2 3 4 और 5, ठीक है, तो एक वैलेंसी खाली हो गई, तो एक वैलेंसी अगर चली गई है तो अब उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने कौन आएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसीलिए यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर इस तरह बन जाता है POCl3 का प्लस POCl3। बाकी हम लोग ने H3PO3 वाला तो देख ही लिया, क्लियर, अच्छे समझ आए। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या बना, हमारे पास बना PCl3 और H3PO3, PCl3 तो बस यहीं पर है, तो डायरेक्ट हमारे पास हमको दूसरा भी देखने की जरूरत नहीं थी यार, तो PCl3 H3PO3 यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। समझ आया पक्का अच्छे से। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनर्ट गैस हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन गेन करना उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी, इसी का ही दूसरा नेम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माइनस होगी, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस है तो इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी पॉजिटिव होगी। दोनों की डेफिनेशन सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ साइन यानी डायरेक्शन का अंतर है। मतलब कहने का है अगर मेरे पास ये 900 वैल्यू है माइनस की और 900 वैल्यू है प्लस की, तो इसका ये मतलब नहीं है वो प्लस माइनस है, इसका ये मतलब है कि वो सिर्फ एनर्जी की बात कर रहा है कि उतनी एनर्जी निकली है, उतनी एनर्जी है, ये सिर्फ डायरेक्शन की बात कर, दोनों में ही 900 बराबर है, ठीक। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बस खाली एक चीज रहती है कि एनर्जी रिलीज भी होती है, एब्जॉर्ब भी होती है। एब्जॉर्ब करना एंडोथर्मिक, रिलीज करना एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक निकल गया, चला गया, इसीलिए माइनस चार्ज, एंडोथर्मिक आ गया इसीलिए पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अच्छा,
तो यहाँ पे इसकी हमेशा इनकी प्लस रहती है, क्यों? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन गेन कराना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम अपनी तरफ से एनर्जी देते हैं, तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करने पे प्लस चार्ज शो करते हैं, बस। ठीक, हीलियम की सबसे कम होती है, क्यों होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि हीलियम का साइज बहुत छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं आ सकता। ठीक है, ड्यू टू स्मॉल साइज के होने की वजह से ही क्या कहते हैं, इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो सबसे कम हो जाती है। देखो इसका पहली बात, तुमको एक बात मैं बताऊं, जो एटॉमिक साइज है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है खाली मेटालिक कैरेक्टर। ठीक, बाकी सब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो कि एक ही चीज़ है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे आते हुए बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होनी चाहिए थी, तो सबसे ज़्यादा साइज हीलियम का, फिर नियॉन का, फिर आर्गन का, फिर क्रिप्टन का, फिर हमारे पास जेनॉन का, यही होना चाहिए था। लेकिन हमारे पास यहाँ से क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ से हीलियम जो को उसको सबसे पीछे कर दो, तो हमारे पास क्या आ गया, नियॉन आ गया, फिर हमारे पास आर्गन आ गया, फिर हमारे पास क्रिप्टन आ गया, और फिर हमारे पास जेनॉन आ गया। देखो यहाँ पे हमारे पास एक और आता है आयरन रेडॉन। तो हमारे पास देखो कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, बीच में कौन है, इन दोनों को हटाओ, इन दोनों को हटाओ, तो बीच में हमारे पास ये दोनों है, तो इन दोनों की एनर्जी को बराबर कर दो, इन दोनों की एनर्जी को बराबर कर दो, और हीलियम को सबसे पीछे भेज दो। तो यानी हीलियम को हमने सबसे पीछे कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, इसको हम आयरन को हटा देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में शायद आयरन नहीं लिया है ना, देख लेते हैं। हाँ, आयरन को नहीं लिया, तो आयरन को हम हटा देते हैं, आयरन की जरूरत भी नहीं है क्योंकि वैसे भी वो रेडियो एक्टिव में आ जाता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, हीलियम आ गया, बाकी इन दोनों को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे बराबर कर दिया, ये इस तरह। तो ये हमारे पास इसका ऑर्डर बन जाएगा। ठीक, अब कैसे और देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी जो रिफर कर रही है वो एनर्जी चेंज व्हेन एन एटम गेन एन इलेक्ट्रॉन। चेक, फॉर मोस्ट एलिमेंट इट्स नेगेटिव बिकॉज एनर्जी इज रिलीज्ड, बट फॉर नोबल गैसेस इट पॉजिटिव बिकॉज complete filled orbitals adding an electron cause repulsion and instability जो कि रिमूव करता है स्टेबिलिटी को, तो एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड नॉट रिलीज्ड, इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इसका ऑर्डर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि नियॉन है, फिर हमारे पास यहाँ पे आर्गन नहीं दे रखा हुआ तो क्रिप्टॉन है, तो क्रिप्टॉन ले लेंगे, और जेनॉन है, और हीलियम सबसे पीछे हो गया, हीलियम सबसे पीछे हो गया। हीलियम हमारे पास तीनों में सबसे पीछे कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, लेकिन नियॉन का यहाँ पे और यहाँ पे आगे कर रखा है, फिर क्रिप्टॉन है, फिर क्रिप्टॉन, तो यानी ऑप्शन नंबर 2 मेरे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पक्का समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है देख लेते हैं। आइडेंटिफाई प्रोडक्ट ए एंड ई। ठीक है, मैं बता देता हूं, यहां पे लिखा हुआ है Br2, ठीक, यहां पे लिखा हुआ है SnHCl, यहां पे लिखा हुआ है बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड NaNO2 और HCl, यहां पे लिखा हुआ है H3PO2 और वाटर, और यहां पे लिखा हुआ है KMNO4 प्लस KOH। देखो कुछ चीजें तुमको मालूम होनी चाहिए, जैसे मैं बता देता हूं, अगर हम लोग NO2 को SN और HCl के साथ ट्रीट कराते तो हमेशा अमीन मिलता है। अभी हम लोग उस पर नहीं जा रहे, किस पे, मैकेनिज्म पे। ठीक, अगर हम लोग कोई भी हमारे पास ये क्या नाम है, हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट कराते, KMNO4 हो गया, K2Cr2 हो गया, तो वो COOH में कन्वर्ट करता है। ठीक, अगर हमारे पास बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड है, उसको हम लोग H3PO2 और वाटर के साथ ट्रीट कराते तो हम लोग को बेंजीन देता है C6H6। ये चीज़ें तुम्हें हमेशा के लिए अंडरस्टूड होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और अब देखते हैं, अब यहाँ पे ध्यान दो, हमारे पास जो मिथाइल है, ठीक है, मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ यहाँ पे इस तरह। पहले हमारे पास इस तरह है, ठीक है, हम लोग ऊपर क्या लगा हुआ है, मिथाइल। ठीक, यानी ऊपर लगा हुआ है हमारे पास CH3। CH3 क्या करता है भाई, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, वो रिंग में अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, और NO2 क्या करेगा, खींचेगा, तो NO2 के हिसाब से माइनस चार्ज यहाँ पे आना चाहिए, NO2 के हिसाब से तो यहीं पे आना चाहिए, और जो हमारे पास CH3 रहेगा उसके लिए ऑर्थो पैरा पोजीशन भी, यानी वो रिंग डेंसिटी को क्या करेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, यानी रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, जिसकी वजह से Br2 यहाँ पे इजिली अटैक मारेगा, यहाँ पे बन जाएगा Br। अब समझ आया?
तो यहाँ पे ये तो कंपाउंड बन गया, अब इसको नहीं छेड़ना है। अब बाकी NO2 जो है वो SN और HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, SN और HCl के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास बना देगा, यहाँ पे हमारे पास बना देगा NH2, तो यहाँ से बन गया NH2। ठीक, NH2 को हम लोग ट्रीट करा रहे हैं NaNO2 और HCl के साथ, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो N2 प्लस Cl माइनस बन जाएगा। अब यहाँ से इसकी रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं N2 प्लस Cl माइनस की, किसके, H3PO2 प्लस और HCl, तो यहाँ से क्या बना देगा, बेंजीन, तो HCl निकल गया, ठीक, एसिड के साथ। बाकी बचा हमारे पास N2 गैस रिलीज हो गई, तो H आकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो यहाँ से बना देगा बेंजीन, जो कि इस तरह पूरा कंपाउंड। अब इसकी रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं, यहाँ से इसको हम हटाते हैं। इसकी रिएक्शन अब हमारे पास हो रही है किससे, KMNO4 के साथ, यानी स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। तो क्या करेगा, मिथाइल को कन्वर्ट कर देगा COOH में। तो हमारे पास COH भी है, Br भी है और H भी। अब देखते हैं, देखो हमारे पास पहला वाला जो कंपाउंड बन रहा था वो हमारे पास मिथाइलोब्रोमीन बन रहा था, तो मिथाइलोब्रोमीन हमारे पास सेकंड में है, ठीक है, इसमें। फिर हमारे पास उसका बन रहा है A, और हमको बस खाली A और E देखना है। अच्छा ठीक है, तो हमारे पास ये रहा, लेकिन हमको CO चाहिए, तो यानी हमारे पास ये रहा और हमारे पास ये E वाला रहा, तो हमारे पास ये कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो अच्छे से समझ आया, देखो इजी था, बस खाली थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए था कि कैसे यहाँ पे हमारे पास चल रही है रिएक्शन पूरी, कैसे कौन किसके साथ रिएक्ट करके किसकी फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ से हमारे पास सबकी फॉर्मेशन के साथ हमारे पास बन गया ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया, हमारे पास करेक्ट हो गया। पक्का, अच्छे समझ आया, कोई भी डाउट नहीं है थे यहाँ तक। देखो थोड़ा सा मेथड समझने की पूरी कोशिश किया करो, क्योंकि हो सकता है अगली बार यही क्वेश्चन फिर से फंस जाए, इसके जैसा फंस जाए, इसमें से कुछ फंस जाए, इसलिए। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं जल्दी से। तो चलो जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में देख लेते हैं, उसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में। और चलो जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है मैच आइटम्स ऑफ रो 1 विद दोस रो 2। ठीक है, रो 1 दे रखा है, रो 2 दे रखा है, हमको सबके यहाँ पे हॉवर्थ प्रोजेक्शन दे रखा हुआ है। कैसा, हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला दे रखा हुआ है। ये किससे मिलके आता है, ये आता है हमारे पास फिशर्स प्रोजेक्शन से मिलके आता है। फिशर प्रोजेक्शन कैसा होता है, एक पल के लिए देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये है, हमारे पास ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और ये रहा 5 कार्बन और ये ऊपर वाला 6 कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बनाते हैं कैसे, सिर्फ ध्यान रखना है सेकंड कार्बन मतलब थर्ड कार्बन से, चलो तुम ध्यान रख सकते हो। तो यहाँ पे H OH, बस खाली यहाँ पे चेंज करो, OH H OH OH, यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे आएगा H। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास किसका बनेगा, ऐसे ही हमारे पास फ्रक्टोज का बनेगा। तो फ्रक्टोज के लिए हमारे पास 2 अल्कोहल ग्रुप चाहिए, तो यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे आएगा CH2OH, और यहाँ पे एक कीटोनिक ग्रुप रहेगा, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ठीक, अब HOH चेंज करो फटाक से, यहाँ पे H आया, यहाँ पे OH आया। ठीक है, अरे यहाँ पे मान लेते हैं हमने OH कर दिया, चलो हम लोग इसको इधर कर देते हैं, जैसे उसका किया ग्लूकोज का वैसे ही कर देते हैं, OH H, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H और यहाँ पे H, बस। ठीक है, समझ आए। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, इसका माइनस इसका माइनस जो रहता है हम लोग मिलाते हैं किसके साथ है, इसके साथ मिलाते हैं, तो एक रिंग बनती है। तो यहाँ पे देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन की रिंग बनती है, तो इसीलिए यहाँ पे फ्यूरान की रिंग बनती है इस तरह, ये इस तरह यहाँ पे फ्यूरान की रिंग बनती है। ठीक, और यहाँ पे देखो एक माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज, तो यहाँ पे प्लस चार्ज, तो यहाँ से इस पे अटैक मारता है। देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, अब ये 5 कार्बन की रिंग बन रही होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं पायरेनोज की रिंग। तो पायरेनोज की रिंग कैसे बनती है, जैसे मान लो आप बेंजीन बना लो, एकदम सिंपल है। बेंजीन के बाद यहाँ पे क्या करो, इसका यहाँ से हटाओ, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दो। देखो 1 कार्बन मतलब 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, इसी को बोलते हैं पायरेनोज की रिंग। किसकी रिंग बोलते हैं, पायरेनोज की। और यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड होते हैं, वो पायरेन हो जाता है। ठीक है, तो अब समझ आया। तो अब देखो पायरेनोज, अब पहचानोगे कैसे, लेकिन कौन सा अल्फा है कौन सा बीटा है, इतनी बात ध्यान रखनी है। जिसमें H ऊपर होगा वो अल्फा होगा, ठीक, जिसमें H ऊपर होगा वो अल्फा होगा, और जिसमें हमारे पास क्या कहते हैं CH2 नहीं, जिसमें हमारे पास OH ऊपर होगा वो हमारे पास अल्फा होगा फ्रक्टोज का।
कुछ समझ पाए कंफ्यूजन? तो पहले चलो ग्लूकोज का देखते हैं, पहले ग्लूकोज का देखो, ग्लूकोज का। ग्लूकोज में हमारे पास क्या है, जिसमें पहले H ऊपर है वो हमारे पास क्या है, अल्फा। तो देखो ये हमारे पास पायरेन की रिंग है, ठीक, इसमें H ऊपर है तो ये अल्फा, तो ये हमारे पास A का जाएगा थर्ड, तो हमने A का थर्ड लगाया, ठीक, क्योंकि ग्लूको पायरेनोज की रिंग है और अल्फा है। D यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, ठीक। अब देखो यहाँ पे OH ऊपर है, इसका मतलब B का हमारे पास किस में चला जाएगा, फोर्थ में, जो कि बीटा हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक सभी को अच्छे से बहुत ज़्यादा क्लियर है, एकदम परफेक्ट। अब यहाँ से हम लोग ध्यान देते हैं, अब हमारे पास किसकी रिंग आ रही, फ्यूरैन की। किसकी रिंग आ रही, फ्यूरैन की। अब हमारे पास यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है, जिसमें CH2OH ऊपर है, जिसमें CH2OH ऊपर है वो हमारे पास अल्फा फ्रक्टोज चलेगा, जिसमें CH2OH नीचे रहेगा वो हमारे पास बीटा फ्रक्टोज चलेगा। इतनी बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, तो ये चीज़ अच्छे से समझ आई। इसमें हमारे पास क्या हो गया, इसका मतलब A का थर्ड, B का फोर्थ, C का वन और D का सेकंड हो जाएगा। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अगर हमारे पास ग्लूकोज है तो उसमें हमारे पास पायरेन की रिंग चल रही है, अगर फ्रक्टोज है तो उसमें हमारे पास फ्यूरैन की रिंग चल रही है। इसमें हमारे पास 5 कार्बन होते हैं, इसमें हमारे पास 4 कार्बन होते हैं। ग्लूकोज में हमारे पास H ऊपर है तो अल्फा, OH ऊपर है तो बीटा, इसमें CH2OH अगर ऊपर है तो अल्फा, CH2OH अगर नीचे है तो हमारे पास बीटा। ध्यान रखना इस बात को, अगर ऊपर है तो अल्फा, नीचे है तो बीटा। तो इतना भी ध्यान रख लोगे तब भी पहचान लोगे। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट अकर ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। देखो पहली बात, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर हमारे पास सिर्फ एक मेटलर्जिकल प्रोसेस है, यानी ये ओर से निकलेगा। अब कैसे ओर से होगा तो वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दे रखा हुआ है, इसमें से कह रहा है कौन सा नहीं है, उस बात को ध्यान रखना। तो Cu2S कॉपर सल्फाइड, यहाँ पे O2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हो रहा है। यहाँ पे सल्फाइड है तो यानी यहाँ पे सल्फाइड की ओर की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, रोस्टिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। आई होप शायद आप लोग ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे CuO बन रहा है और SO2 निकल रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है और SO2 निकल रहा है। तो यानी यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, फिर कॉपर ऑक्साइड का हम लोग क्या कर देंगे, रिडक्शन, तो यहाँ से हम लोग को मेटल मिल जाएगा कॉपर का। देखो, इन द रोस्टिंग स्टेप ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स सल्फाइड और एग्जाम्पल कॉपर पायराइड, जो कि हमारे पास CuSu2S है, ठीक है। अच्छा, उसको हम लोग ऑक्सीजन साथ ट्रीट करा रहे हैं, हमारे पास ये बन रहा है। तो यानी यहाँ से हम लोग किसका एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, कॉपर का, जो कि ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सल्फाइड और भी ले रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर भी ले रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, क्योंकि हम लोग को पहले बनाना पड़ता है मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड से हम लोग उसका करते हैं रिडक्शन, तो हम लोग को मिलता है मेटल, ठीक। चलो ये बात समझ आ गई। दूसरा वाला क्या कह रहा है, FeO से SiO2 में जा रहे हैं, मतलब SiO2 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। अच्छा, SiO2 हमारे पास क्या है, SiO2 हमारे पास सिलिके की बात कर रहे हैं, जो कि ये एज अ क्या रहेगा हमारे पास, किसका रहेगा, स्लैग की फॉर्मेशन रहेगी। यहाँ पे FeSiO3 यानी हमारे पास आयरन सिलिकेट बनेगा। कैसे, यहाँ पे आओ जल्दी से देखो, दिस रिएक्शन फॉर्म आयरन सिलिकेट, ठीक, विच इज स्लैग मतलब हमारे पास एक तरह से इतना समझो कि हम लोग जैसे गैंगियो पार्टिकल ले रहे हैं, यानी कोई भी अलग जो सब्सटेंस है हम उसको ले रहे हैं, प्लस हमारे पास हम लोग ले रहे हैं फ्लस्क, ठीक। तो हम लोग उसको रिएक्ट करा के हम लोग स्लैग बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो सिलिका है वो ऐड कर रहे हैं फ्लक्स में टू रिएक्ट विद द FeO फॉर्मिंग FeSiO3 सिलिकेट, विच इज देन रिमूव्ड एज स्लैग, ठीक। दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन स्मेल्टिंग ऑफ कॉपर, क्योंकि हमारे पास कॉपर का एक और प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन और का, उसको हम लोग बोलते हैं स्मेल्टिंग ऑफ कॉपर, तो ये वहाँ से भी होता है, ठीक। अच्छे समझ आए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मतलब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, FeSO2 और FeO और SO2 बना रहे, ठीक है, यानी हमारे पास फेरस सल्फाइड, ठीक है, ऑक्सीजन, यानी फिर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर है, यानी यहाँ पे भी रोस्टिंग हो रहा है, तो फेरस ऑक्साइड बन गया हमारे पास यहाँ पे। और ये भी प्रोसेस हमारे लिए किस में रहता है, हमारे पास कैल्को, यानी हमारे पास रहेगा कैल्को पायराइड, यानी हमारे पास कॉपर पायराइड जैसा ही रहेगा। तो फेरस सल्फाइड कैन बी प्रेजेंट एज एन इम्प्योरिटी इन एन कॉपर और स्पेशली Cu2S और लाइक कैल्कोपायराइड यानी CuFeS2, ठीक है। तो CuFeS2 को अगर हम लोग रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन के साथ तो हम लोग को कॉपर पायराइड, फेरस सल्फाइड और यहाँ पे SO2 गैस रिलीज होती है, जो कि एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में हेल्प करती है, ठीक। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्या है, हमारे पास
नेक्स्ट है हमारे पास CaO SiO2 और CaSiO3। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये तो हमारे पास स्लैग की फॉर्मेशन कर रहा है, ये हमारे लिए कॉपर के एक्सट्रैक्शन में हेल्प नहीं कर रहा है। ये किसकी फॉर्मेशन के लिए कर रहा है? स्लैग की फॉर्मेशन के लिए कर रहा है। तो दिस इज अ फॉर्मेशन, तो दिस इज स्लैग फॉर्मेशन रिएक्शन। कैल्शियम ऑक्साइड इज नॉट यूज्ड इन कॉपर एक्सट्रैक्शन। यहाँ पे आयरन का यूज हो जाता है और हमारे पास रोस्टिंग का यूज होता है। ठीक, सभी को अच्छे से समझ आया? कोई भी डाउट नहीं आता? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सम रिएक्शन ऑफ NO2 रेलिवेंट टू फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन। अच्छा ठीक है, यहाँ से NO2 को ट्रीट करा रहे हैं। NO2 को जब भी सनलाइट के साथ ट्रीट कराते हैं तो एक नेसेंट ऑक्सीजन प्लस NO निकल जाता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अब इस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को A के साथ ट्रीट करा रहे हैं। A यानी हम लोग ट्रीट कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास बनता है एक O2 है प्लस एक नेसेंट ऑक्सीजन, तो किसकी फॉर्मेशन करेगा? ओजोन की फॉर्मेशन करेगा। तो बस पता चल गया, यहाँ पे आ रहा है नेसेंट ऑक्सीजन, यहाँ पे निकल रहा है NO, इसको ट्रीट करा रहे हैं O2 के साथ, तो हमारे पास बन रहा है O3। यानी X है हमारे पास O, X है हमारे पास O, सिर्फ इसी में है। तो भाई ऑप्शन नंबर 2 डायरेक्टली करेक्ट हो गया, हमें बाकी देखने की जरूरत नहीं। Y हमारे पास, ये हमारे पास O2, तो ये और ये बन गया यहाँ पे O3, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया? हमारे पास करेक्ट हो गया, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ से हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर। अब एक चीज तुम्हें समझ आ रही है? ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है अल्कोहल, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है अल्कोहल। हम लोग और pH लगा हुआ है, ये हमारे पास जो बनता है वो बनता है कैनिज़ारो रिएक्शन से। किसकी रिएक्शन की मदद से बनता है? कैनिज़ारो रिएक्शन की मदद से बनता है। अब कैनिज़ारो रिएक्शन हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में होता है, जिसमें हमारे पास एक का ऑक्सीडेशन, तो हमारे पास बनेगा, अच्छा ऑक्सीडेशन किसका करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, एल्डिहाइड का, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और एल्डिहाइड का ही रिडक्शन करोगे तो हम लोग को मिल जाएगा अल्कोहल, तो यहाँ पे अल्कोहल आ गया। इतनी बात क्लियर है? पक्का? तो अब यहाँ पे हमको पहले यहाँ पे लाना पड़ेगा, इसका मतलब pH लगा हुआ तो फिनाइल है, इसका मतलब यहाँ पे हमको लाना पड़ेगा बेंजल्डिहाइड। और बेंजल्डिहाइड क्यों आ रहा होगा? क्योंकि जो कैनिज़ारो रिएक्शन है वो है एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यानी लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। उसके पास अल्फा हाइड्रोजन कौन होते हैं? जो C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 लगा होता है, इसके साथ लगा हुआ कार्बन, एक हमारे पास अल्फा कार्बन, उस अल्फा कार्बन के साथ लगे हुए H अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो इस कार्बोनिल के साथ लगा हुआ कोई भी कार्बन मिथाइल ग्रुप है नहीं, तो इसीलिए इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए हम लोग बेंजल्डिहाइड ले रहे हैं। जैसे कि हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड, HC डबल बॉन्ड OH। ठीक, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लिया तो हमारे पास बन गया, इसी का ऑक्सीडेशन करो तो HCOO माइनस, अच्छा H है तो H लगा दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस अल्कोहल, कितने कार्बन है? एक कार्बन, तो एक कार्बन का CH3OH, तो अल्कोहल बन गया। बस मतलब यहाँ पे H आ गया और यहाँ पे भी H चला गया, बस रिडक्शन किया ना, रिडक्शन में हाइड्रोजन एडिशन होता है, तो यहाँ पे CH3OH हो गया। बस समझ आया? तो ये था हमारे पास कैनिज़ारो रिएक्शन का। लेकिन अब वहां तक हमें कैनिज़ारो रिएक्शन तक इसको बनाना भी तो पड़ेगा बेंजल्डिहाइड तक, तो वो कैसे बनाएंगे? चलो वो देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे, जैसे मैं इसको यहाँ से पहले हटा दूँ, यहाँ से इसको हटा दूँ, तुम भी हट जाओ, तुम भी हट जाओ, तुम भी हट जाओ, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, हाँ यहाँ से ये। अच्छा पहली बात ये हमारे पास है क्या? 1 2 3 4 5 6 7, अरे तो नॉर्मल चेन है, इसका मतलब ये N हेप्टेन है। ठीक है, N हेप्टेन में हम ऐसा क्या यहाँ पे रिएजेंट ऐड कराएं जिससे हम लोग को बेंजल्डिहाइड तक पहुँचने में हेल्प करें? तो हम लोग ट्रीट कराते हैं CrO3 के साथ, Cr क्रोमिक ऑक्साइड के साथ। तो यहाँ पे देखो CrO3 सबसे पहले कोई है, CrO3 या Cr2O3 ऐसा कुछ है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 में, अरे तो ऑप्शन नंबर 3 से ही हमारा करेक्ट हो गया, हमको बाकी जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी यार। चलो तब भी देखेंगे तो है। तो यहाँ पे Cr2O3 इतना प्रेशर और इतना टेम्परेचर है, तो यहाँ से N हेप्टेन से हमको मिलता है बच्चों, पहले बात ये पूरा चेन में इसको कन्वर्ट कर देता है। तो कितने कार्बन की चेन हुई? 6 कार्बन की, लेकिन एक कार्बन रह गया, तो दूसरा कार्बन हमारे पास जाता है इस तरह CH3 की तरह, तो यहाँ पे हमारे पास बना देता है टोलीन। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई।
अब इस टॉलीन को हम लोग बेंजल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट करें? अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं तो डायरेक्ट वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, तो हम लोग को चाहिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसीलिए यहाँ पे एक बहुत फेमस रिएक्शन होती है, ये हमारे पास ये रहा टॉलीन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं CrO2Cl2, इसको बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड, जो कि यहाँ से किस में कन्वर्ट करेगा? बेंजल्डिहाइड में। इसमें कन्वर्ट करेगा C डबल बॉन्ड OH। क्या ये रिएक्शन कुछ जानी पहचानी से लग रही भाई? इटार्ड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? इटार्ड रिएक्शन। अब समझ आया? तो यानी इटार्ड रिएक्शन तो पहुंच गए, बाकी मैंने तो आप लोग को पूरा प्रोसीजर बताया ही है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास, यहाँ से कहाँ गया देखो, CrO2Cl2 ये रहा, फिर उसका हाइड्रोलिसिस किया तो हमारे पास बन गया कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ, और फिर उसका फाइनली वो क्या कर रहे हैं? हाइड्रोलिसिस। मतलब वहाँ पे हमारे पास जो फाइनली जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, ठीक है, उसका वो फाइनली हाइड्रोलिसिस करके वो प्रोसेस आगे बढ़ा रहे हैं, यानी अल्कोहल के साथ, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड और हमारे पास उसका अल्कोहल को मिला करके हमारे पास एस्टर की फॉर्मेशन होती है। तो बस वही सब चीज़ है, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन नंबर क्या हो गया? हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया? करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कंपाउंड ए रिएक्ट विद NH4Cl एंड फॉर्म कंपाउंड बी। कंपाउंड बी रिएक्ट विद H2O एंड एक्सेस ऑफ CO2, ठीक है। फिर कंपाउंड सी बन रहा है, फिर पास रिएक्शन कर रहे हैं सैचुरेटेड NaCl के साथ, फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना रहा है। इसका मतलब ये जो प्रोसेस कौन सी है? सॉल्वेज प्रोसेस है। अरे सॉल्वेज प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या हमारे पास सोडियम कार्बोनेट की हमारी क्या करता है? प्रिपरेशन करता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे पहले NH4Cl है, तो यानी यहाँ पे हमारे पास जो कंपाउंड ए रहता है वो रहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और NH4Cl को रिएक्ट करने पे ये हमेशा अमोनिया गैस रिलीज करते हैं। कौन सी गैस रिलीज करते हैं? अमोनिया। फिर अमोनिया गैस है, जो कंपाउंड हमारे पास जो बी बन रहा है उसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं H2O और एक्सेस ऑफ CO2 के साथ, तो यहाँ से हमारे पास बनता है NH4HCO3, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या अमोनियम बाइकार्बोनेट। फिर इसको अमोनियम को NaCl यानी Na के साथ रिप्लेस कराते हैं, तो ये NaHCO3 बनता है और NH4Cl निकल जाता है, ठीक। और देखते हैं कैसे। देखो जो NH4Cl है इज लाइकली सॉल्वे प्रोसेस यूज्ड फॉर मेकिंग सोडियम कार्बोनेट्स या हाइड्रोजन या कार्बोनेट्स। इन सॉल्वे प्रोसेस CaO हो या CaOH का होल ट्वाइस हो इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अमोनिया बाय रिएक्टिंग विद NH4Cl। इतनी बात क्लियर? अब देखो जो CaOH का होल ट्वाइस है NH4Cl के साथ ट्रीट करा है, कंपाउंड ए है, तो अमोनिया भाई या हमेशा ध्यान रखना अगर कार्बोनेट है तो इसमें से CO2 गैस रिलीज होगा, NO3 है हमेशा NO2 रिलीज होगा, SO3 है हमेशा SO2 रिलीज होगा। अगर NH4Cl है तो इसमें से हमेशा NH3 गैस रिलीज होगी, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा CaCl2, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2+, तो CaCl2 बन गया, ठीक। बचा हुआ H और H वाटर निकल गया, इसमें से एक H निकल गया तो क्या बचा होगा? NH3, तो कंपाउंड बी बन गया। अब इस NH3 को CO2 और वाटर के साथ ट्रीट करा रहे तो NH4HCO3 बन रहा है, क्योंकि भाई NH4 ये रहा तो हमारा एक H बचा और 2 CO3 हो गया, तो NH4HCO3 बन गया। कंपाउंड सी को हम लोग वापस से ट्रीट करा रहे हैं NaCl के साथ, तो यहाँ से इसने इसको रिप्लेस कर दिया तो NaHCO3, और हमारे पास क्या बन गया? हमारे पास बन गया NH4 मतलब वो HCl, क्योंकि यहाँ पे HCl यहाँ पे प्लस निकल जाएगा NH3, ठीक है। इतनी बात क्लियर? पक्का? अच्छे से कोई भी डाउट नहीं आता? तो बहुत इजी था और बहुत इजी हो भी गया, बस खाली हमें पता होनी चाहिए थी थोड़ा सा कि सॉल्वेज प्रोसेस क्या होती है। अगर वो ध्यान होता तो हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तक जा पाते, तो उससे पता चलता कि अमोनिया गैस रिलीज होती है, फिर उससे पता चलता कि वो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है, फिर उसको हम लोग NaCl के साथ ट्रीट करा के NaHCO3 की फॉर्मेशन कर पाते। समझ आया? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में अब हमारे पास सब चलेंगे आंसर्स, ऑप्शन हमारे पास नहीं होंगे, एक दो में होंगे, कुछ में होंगे, कुछ में नहीं होंगे, लेकिन अब मेनली चलेंगे हमें फाइंड करने वाले आंसर कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। अब यानी वो न्यूमेरिकल्स में आएंगे। अब वो न्यूमेरिकल्स में आने के लिए हमें थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। अब आओ समझते हैं। कह रहा है यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक, ए से बी जा रहे हैं, हाफ लाइफ हमारे पास 30 मिनट दे रखा है, टाइम टेकन 75% कंप्लीशन है फॉर द रिएक्शन दिस।
देखो पहले तो ट्रिक जान लो। ट्रिक क्या है हमारे पास, अगर T 75% चल रहा है, अरे इस तरह, ठीक, और वो बराबर होता है 2T हाफ के, हाफ लिख लो या फिर 2T 50% लिख लो, ठीक, वो इसके बराबर होता है। लेकिन भाई हम ऐसे कैसे मान ले कि वो इसके बराबर होता है, और मैं तुम लोग को थोड़ा सा प्रूफ दिखाता हूँ भाई, हम लोग को थोड़ी सी क्लियरिटी भी आनी चाहिए कि ऐसा कैसे हो रहा है। देखो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, हम लोग को टाइम दे रखा हुआ ना, तो T इज इक्वल टू 2.303 के लॉग A अपॉन A माइनस एक्स, ठीक। अब मान लेते हैं हमारे पास T कितना था, हमारे पास 50% था, और 50 हाफ हमारे पास कितना दिया हुआ था, 30 दिया हुआ था, तुमने इधर 30 रख दिया टाइम, तो 30 इज इक्वल टू 2.303, यहाँ पे आया K। अब लॉग यहाँ पे रखोगे तो A हमारे पास 100% होगा, उसमें से 50% निकल गया, तो हमारे पास कितना बचा होगा 50, भाई A 100 कितना निकल गया 50, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 50, यानी ये और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक। तो हमने यहाँ पे log 2 ले लिया, हम समझ गए। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, log 2 आ गया, तो हमने यहाँ पे log 2 ले लिया, ठीक। आओ अब आगे देखते हैं, ये हमारे पास कितना था, T 75% था, ठीक। 75% हम लोग को नहीं पता है, तो 2.303 रहेगा, यहाँ पे log किया जाएगा, यहाँ पे log आ जाएगा 100 अपॉन में हमारे पास कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा भाई 100 में से 75 अब की बार चला जाएगा तो 25 आ जाएगा, और 25 4 जा होता है, तो यहाँ पे log 4 आ जाएगा, ठीक। अब इसको इसके साथ डिवाइड कर देते हैं, यानी 1 डिवाइडेड बाय 2। अब डिवाइड करोगे तो देखो कैसे करोगे, जैसे मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, यहाँ से ये हटा दूँ, यहाँ से ये हटा दूँ, देखो मैंने इसको क्या किया, यहाँ से डिवाइड किया, ठीक। तो हमारे पास ये पूरा का पूरा कट गया, ये हमारे पास 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया, ठीक। अब ये 2 क्या करेगा हमारे पास, ये इधर चला जाएगा, तो ये देखो मल्टीप्लाई में गया कि नहीं गया, भाई मेरे लॉग लॉग पूरा कट गया, तो हमारे पास वो मल्टीप्लाई में गया कि नहीं गया, इसका मतलब जो T 75 है परसेंट, वो हमारे पास 2T हाफ के बराबर होता है, यानी अगर वो 30 मिनट है तो इंटू 2 कितना हो जाएगा 60 मिनट, तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा 60 मिनट। अब समझ आया, कुछ नहीं था, हम लोग ने पूरा फॉर्मूले वाइज के पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग हमने देख लिया, हम लोग ने इसके डायरेक्ट हम लोग ने ये नहीं समझा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, हम लोग ने पूरा देख लिया कि इसी तरह होगा। तो अब हमेशा ध्यान रखना जो T 75 है वो बराबर होता है 2T हाफ की, यानी 50% के। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयंस हैव सिमिलर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इन गैसियस स्टेट। अरे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हो, यानी बोर्स मैग्नेटॉन से ही तो निकालते हो, यानी √n+2 करके ही तो निकालते हो, जिसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उसकी वैल्यू सेम आएगी। अब देख लेते हैं जल्दी से, भाई यहाँ पे हमारे पास क्या है, वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, तो 23, यानी 23 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, तो V3+ बन गया, इसका मतलब कितना हो गया होगा, हमारे पास V20 हो जाएगा। इसके पहले आर्गन रहता है, नोबल गैस, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी इसके पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास कितने हैं, 1 और 2, ठीक है। हम वो डी भी नहीं बना रहे, हम सिर्फ तुमको बता रहे हैं इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ना ये p ऑर्बिटल है, ना ये d है, ना ही ऐसे, हम तुमको नॉर्मल बता रहे हैं कि इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि भाई सब डी ब्लॉक है तो सबके डी ब्लॉक में ही बनेगा। चलो ठीक, खुश, वरना तुम लोग तो कमेंट कर ही दोगे। अब Cr3+ है, अरे पहले हम लोग देखते हैं Cr कितना होता है, तो हमारे पास Cr होता है 24, इसको लिखते कैसे हैं 4s1 3d5, क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ठीक। अच्छा, अब यहाँ से हमारे पास कितने होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, तो हमारे पास कितना बचे, हमारे पास बचा 1 2 3 4, तो हमारे पास कितने बचे 3d, 3 इलेक्ट्रॉन 3 बचे ना, तो 1 2 और 3, 3d3 बचा, ठीक। अब हमारे पास कितना है Fe, कितना होता है 26, कितने निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए 4s2 3d6 में से, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो हमारे पास पूरे के पूरे 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी कैसे, 1 2 3 और 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ 5 और 1 राशि, तो इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4, तो यानी यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 हैं। अब हमारे पास बचा निकिल, निकिल को भी देख लेते हैं, चलो। निकिल हमारे पास होता है बच्चों 28, तो इसको लिखते हैं 4s2 3d8, तो यहाँ से हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन निकिल में से निकल रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 3d7 बच रहा है, तो चलो बना लेते हैं जल्दी से। 3d7 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5
6 और 7। अब यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 3। तो यानी 3 यहाँ पे भी हैं और 3 क्रोमियम में भी हैं, तो हमारे पास इसका आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। क्यों 2? क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है एक क्रोमियम है और एक निकेल है, दो हमारे पास जिनका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 मतलब आंसर 2 क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। ठीक, अच्छे समझ आया? पक्का ना? कोई भी डाउट नहीं आता? चलो अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इन सल्फर एस्टिमेशन, अच्छा इतना ग्राम दिया हुआ ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इतना ग्राम है बैरियम सल्फेट का और परसेंटेज पूछ रहा है इतना। अरे ये तो बहुत इजी हो गया यार। और चलो पहले देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमें पहले काम करते हैं, पहले बैरियम सल्फेट जो है हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। देखो बैरियम को इन्होंने खुद दे रखा हुआ है 137, सल्फेट के दे रखा हुआ है 32, ऑक्सीजन का 16 × 4 64, तो यानी 64 हो गया। तो यानी 137, 32 और 64, तो कितना हो गया? यहाँ पे हो गया 6, 6 7 13, हासिल गया 1, यहाँ पे 6, 6 12 और 1 13, ठीक है 3, हासिल गया 1, यानी 233 आ गया। ठीक है, इसका मतलब तुम इतनी बात तो समझते हो ना एक चीज़ कि यहाँ पे 233 जो है, इसका मतलब ये जो 233 ग्राम ऑफ बैरियम सल्फेट है इसका मॉलिक्यूलर मास, इसमें हमें 32 ग्राम ऑफ हमें क्या प्रेजेंट है? सल्फर प्रेजेंट। जाहिर सी बात है। अच्छा लेकिन अगर हमने इसका कर दिया 14439 ऑफ बैरियम सल्फेट में, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 32 ग्राम डिवाइड बाय 233 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात तो बहुत सिंपल हो गई। अच्छा इसका मतलब अगर मैं सल्फर का कितना कर दूं, 0 पॉइंट कितना है? 0.471 ना, 0.471 अगर मैंने कर दिया है तो इसका मतलब 0.471 में हमें कितना प्रेजेंट होगा? 32 डिवाइड बाय 233 इंटू में 1.4439, यही हो जाना है। इतनी बात समझ आया? नहीं, अब तुम यहाँ पे गलत कर गए। यहाँ पे हम लोग किसका रख रहे थे? बैरियम सल्फेट का। बहुत से बच्चे यही गलती कर जाते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा आप लोग को पहले से गलत करके आप लोग की मिस्टेक भी दिखाता हूँ कि हम लोग क्या गलती कर सकते हैं। यहाँ पे तो बैरियम सल्फेट का नहीं है, ये किसका है? सल्फर का। हम लोग को तो सल्फर का बराबर में चाहिए था, इसीलिए हम लोग को चाहिए इस कंपाउंड के अंदर सल्फर का कितना प्रेजेंट है। अब कुछ समझ आया? हाँ, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग 1 लेंगे ऑफ बैरियम सल्फेट, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा? तो हमारे पास ये पूरा कंपाउंड हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास सल्फर का अमाउंट। अब सल्फर का अमाउंट मान लेते हैं हमारे पास आया x। परसेंटेज कैसे निकालते हो? जिसका मास जो हमारे पास, मान लेते हैं हमारे पास बैरियम सल्फेट है बच्चों, ठीक है, इसमें सल्फर का पूछ रहा है तो सल्फर का मास ऊपर, नीचे हमारे पास टोटल सल्फर का मॉलिक्यूलर मास इनटू में 100 कर देते। लेकिन अगर सिर्फ ये कंपाउंड देता है, इस कंपाउंड के अंदर बताओ, लेकिन उसने हमें अलग से ही उसने ये ग्राम दे रखे हुए, मतलब इतना ग्राम हमें बैरियम सल्फेट है, इतना ग्राम हमारे पास जो है क्या कहते हैं एस्टिमेशन सल्फर का बता रहे हैं, तो इतना इसका मास प्रेजेंट है, इसका मतलब वो तो नीचे हो जाएगा 0.471, ठीक है। लेकिन कितना उस कंपाउंड में प्रेजेंट है वो हम लोग ने फाइंड किया, x इंटू करेंगे 100 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब कुछ समझा? इसका आंसर आएगा 41.87 कुछ अप्रॉक्स आएगा, जो कि पूरा मिला करके 42 के मैं मान लेता हूँ। समझ आया? पक्का? देखो बहुत सिंपल था, हमें सिर्फ पता करना था कि क्या कहते हैं सल्फर का जो परसेंटेज है वो कितना आएगा, इंटू 100 कर रहे हैं तो वही परसेंटेज पता लगा। लेकिन अब हमें पता करना था तो हमें इसके अंदर पता करना था, और इसका हमें उसका पूरा टोटल मास दे रखा हुआ था सल्फर का, तो टोटल मास हम लोग नीचे रखते हैं 0.471 है, 741 नहीं है ना, ठीक। और ऊपर जो हम लोग ने इस पूरे कंपाउंड में सल्फर का मास निकाला तो उसको ऊपर रखेंगे, इनटू में 100 कर देंगे। अब तो आप लोग को पता चल गया होगा कि कैसे निकालना है, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अच्छे समझ आए ना? चलो आओ आगे देखते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक, ये ज़्यादातर पॉलीमर में भी दिखते हैं, ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन एट 300 केल्विन आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ द मास ऑफ पीवीसी। अच्छा, ग्राम पर मोल दे रहा है, तुम ग्राम पर मोल समझ रहे हो? ग्राम पर मोल क्या होगा? तो भाई ऊपर यानी मास है और नीचे नंबर ऑफ मोल्स हैं, इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास इधर हो गया,
तभी तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड करने, वो सॉरी, मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स निकालने, यानी हमें मास पता हो, नंबर ऑफ मोल्स पता हो, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो यानी मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, अब पहले थोड़ा सा ग्राफ को देखते हैं। ग्राफ पे यहाँ पे पाई बाय सी दिया हुआ है, यहाँ पे सी दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, तुम लोग ने काइनेटिक वाला ग्राफ पढ़ा हुआ है ना, काइनेटिक वाला, ऑर्डर वाला, यानी अगर वो इधर रेट ऑफ कांस्टेंट अगर बराबर होता था तो इसका ग्राफ हमारे पास कांस्टेंट जाता था। अगर मान लेते हैं इधर हम लोग ले रहे हैं, जैसे इधर हम लोग ने लिया, मान लेते हैं कि क्या कहते हैं, ये r है इज इक्वल टू के ए, यानी हम लोग ने इसके रिस्पेक्ट में अगर लिया तो हमारे पास वो ग्राफ उसकी कांस्टेंट लाइन जाती थी, याद होगा। तो वैसे ही यहाँ पे पाई बाय सी, यहाँ पे सी है, तो ग्राफ इसका कांस्टेंट लाइन पे जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी ग्राम पर लीटर, यहाँ पे ग्राम पर लीटर, तो यहाँ पे स्लोप लेके इन्होंने कंफ्यूज किया हुआ है। तो हमें स्लोप के कंफ्यूजन में जाना है। हम स्लोप आपको बताएंगे ही नहीं कि स्लोप कैसे, हम आपको सिर्फ बताएंगे न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, फटाक से कैसे करेंगे, क्योंकि ऐसे ग्राफ तो वो कुछ भी बना के दे सकते हैं, हमारे माइंड में कंफ्यूजन बैठेगा, हम ग्राफ को ही देखते रह जाएंगे। लेकिन ग्राफ को देख करके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है वो हम बताते हैं। अब इधर देखो, पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर, यानी ऊपर मास दिया होगा, नीचे वॉल्यूम दिया होगा। तो ये तो हमारे पास मास कंसंट्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता है, मास कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, ऊपर क्या होता है मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या फिर मास ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब यहाँ पर तो सॉल्यूशन लीटर में चलेगा, ऊपर मास में चलेगा, यानी हमें दिया हुआ है मास कंसंट्रेशन दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, हमें मतलब इसको बनाना है। अब ये पाई दिया हुआ है, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी उसके फॉर्मूले से आएगा। अब कैसे आएगा यहाँ पे ध्यान देते हैं, इसका मतलब पाई इज इक्वल टू सी आर टी होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ से, चलो हम तुम्हारे कहने से हम यहाँ पे सी अलग कर लेते हैं और आर टी कर देते हैं, तो यहाँ पे तो ना हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ रहा है फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूले में, क्योंकि और ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, इसका मतलब ये तो हमारे पास क्या है, मोलैरिटी है, तो ये तो मास कंसंट्रेशन भी नहीं होगा। अब कैसे होगा, तो अब यहाँ से थोड़ा सा इस फॉर्मूले को ओपन करके देखते हैं, यानी पाई इज इक्वल टू सी को ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास इनटू में वॉल्यूम इनटू में आर इनटू में टी। ठीक है, अब यहां से ध्यान दो, अब देखो तुमको m बाय वी मिल गया, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी हमको क्या मिल गया, मास कंसंट्रेशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी हमको क्या मिल गया, लीटर मिल गया। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, 1/m अलग कर देता हूँ, इनटू में r कर देता हूँ, इनटू में t। तुमको मैंने अलग इसलिए करके बताया, मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ कि क्या क्या प्रेजेंट हैं। अब यहाँ से एक काम करते हैं, इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को हम लोग c लिख सकते हैं। तो यानी यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, c/mm हो गया, इनटू में r हो गया, इनटू में t हो गया। ठीक है, अब c को तुम नीचे ले लोगे तो यहाँ पे 1/mm मिल जाएगा, यानी मैं इस पूरी क्वेश्चन को अब मैं इस तरह लिख दूं, मैं क्या कर दूंगा, पाई बाय c कर दूं इज इक्वल टू RT बाय और मॉलिक्यूलर मास कर दूं। अब तो तुम्हें यहाँ से मिल गया, अब तो बहुत ईजी हो गया। अब यहाँ से तुम एक चीज का ध्यान दो, अगर तुम इसको अलग करते हो, अब यहाँ से एक चीज का ध्यान दो, RT है ना, इनटू में हमने क्या कर दिया, 1/m कर दिया, 1/mm कर दिया। अब तुम एक बात बताओ, यहाँ से हम लोग को ये क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास y की तरफ चल रहा है, ठीक है, c हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन चल रहा है। अब यहाँ पे तो c है ही नहीं, इसका मतलब इसीलिए तो कांस्टेंट लाइन जा रही थी, इसीलिए तो जो उसकी लाइन जा रही थी वो कांस्टेंट यानी c के बराबर जा रही थी। अब कुछ समझ आया, हाँ बस वही चीज़ है। और यहाँ पे हमारे पास mx प्लस c वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे y इक्वल टू mx वाला आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज का तुमने ध्यान दिया, अब तुमको स्लोप कितना दिया हुआ है, अब तुम लोग को स्लोप दिया हुआ है RT, तो यहाँ से तुम लोग को स्लोप की लाइन पता चल गई, यानी स्लोप हमारे पास जो चल रहा है वो RT/mm चल रहा है, यानी mx प्लस c चल रहा है, ये रहा m, ये रहा x प्लस c चल रहा है। अब यानी यहाँ से ये हमको पता चल गया, ये हमारे पास पूरा का पूरा स्लोप है। इसका मतलब इसकी जो बराबर जो इसकी वैल्यू दे रखी होगी, कितनी दे रखी हुई है, RT/mm, ये हमारे पास कितनी वैल्यू दे रखी है, 6 × 10 की पावर -4, 6 × 10 की पावर -4। अब यहाँ से तुम mm को अलग कर लोगे, यहाँ से तुमने mm को अलग किया तो RT/6 × 10 की पावर -4 इज इक्वल टू mm। R की वैल्यू हम लोग को दे रखी हुई 0.0821, क्योंकि ATM लीटर पर मोल में चलती है, ATM लीटर। ठीक, अब यहाँ से हमारे पास क्या चलेगा, यहाँ से ध्यान दो, हमको चाहिए अब K की मतलब T की वैल्यू। T हमारे पास कितना दिया हुआ है, T हमारे पास 300 केल्विन दिया हुआ है। बस यहाँ से मॉलिक्यूलर मास इजीली आ जाएगा। देखो मॉलिक्यूलर मास हमारे पास आ रहा है 41,500 यानी 41,500। ठीक,
समझ आया? देखो सिर्फ कुछ नहीं करना था, पाई इज इक्वल टू CRT था, हमने क्या किया, C को ओपन कर दिया तो हमारे पास मास कंसंट्रेशन मिल गया। मास कंसंट्रेशन को हमने क्या किया, C लिखा, उसको C को नीचे लेके आया। ये हमारी mx वाली इक्वेशन बन रही थी। ये स्लोप हमारा कितना था, 6 × 10⁻⁴, तो उसके बराबर हो गया। वहां से हम लोग ने मॉलिक्यूलर मास को अलग किया, उसको नीचे लाया, हम लोग ने पूरी वैल्यू को सॉल्व कर लिया। ठीक, अब समझ आया? कोई भी डाउट नहीं आता? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द डेंसिटी ऑफ मोनो बेसिक एसिड, उसका मॉलिक्यूलर मास दे रखा हुआ है इतना, ठीक है। द वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइजेशन, मॉलिक्यूलर मास दे रखा हुआ। अच्छा, तुमने एक चीज यहाँ पे गौर किया, यहाँ पे हमें 1 लीटर है, 1 मोलैरिटी है, 1 लीटर है और हमें मोलैरिटी, यानी यहाँ से हम लोग मोलैरिटी निकालेंगे और यहाँ से वॉल्यूम पूछ रहा है, तो इसका मतलब 2 मोलैरिटी है, 2 लीटर है, तो यहाँ से फॉर्मूला बनता है डाइल्यूशन वाला, m1v1 इज इक्वल टू m2v2, हमारे पास यही फॉर्मूला बनता है। अगर हमारे पास 1 मोलैरिटी है, 1 वॉल्यूम है, 1 मोलैरिटी 1 वॉल्यूम, चलो हम लोग मान लेते हैं ये मोलैरिटी हम लोग को दी हुई है 0.24, इनटू में हमें ml दिया हुआ है 25 ml, यानी अगर हम यहाँ से मोलैरिटी को पता कर ले तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। मोलैरिटी कैसे निकालोगे, मोलैरिटी क्या होती है, हमारे पास होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, हमारे पास यही होती है। अब लेकिन यहाँ से तो हमें दी हुई है यहाँ से डेंसिटी, तो डेंसिटी, अब फॉर्मूला यहाँ से ओपन करो, इस फॉर्मूले को ओपन कर दो जल्दी से, इस फॉर्मूले को ओपन कर दो, यानी मोलैरिटी का अगर हम लोग फॉर्मूला ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास इनटू में हमारे पास वॉल्यूम हो जाएगा। तो मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, ये हम मास और वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी हमको दी हुई है, तो कितनी दी हुई है 1.21, अपॉन में मॉलिक्यूलर मास कितना है हमारे पास 24.2 हमारे पास ये दिया हुआ है। इसका मतलब हम लोग यहाँ से पूरा मोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं और यहाँ पे हम लोग पुटअप कर सकते हैं। नहीं, एक चीज़ की गलती कर जाओगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ लीटर, यहाँ पे दिया हुआ मिलीलीटर, और तुमने ऑलरेडी मिलीलीटर को पुटअप कर दिया, तो इसका मतलब तुम यहाँ पे क्या कर दोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या कर दिया तुमने, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब तुम्हारी यहाँ से मोलैरिटी आ जाएगी, मान लेते हैं मोलैरिटी आ गई x, वॉल्यूम तुम फाइंड कर लोगे, यानी मोलैरिटी को नीचे ले लोगे, यानी यहाँ पे तुम लोग रख दिया x और यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। अब इजी था, तो तुम्हारे पास वॉल्यूम कितना आएगा, 0.12 लीटर, यानी ml कुछ ऐसे ही समथिंग आएगा, 12 ml ही आएगा। ठीक, पक्का? आंसर मुझे कैलकुलेट करके बताना कमेंट सेक्शन में कितना आ रहा है। क्लियर? अच्छे समझ आया? देखो बहुत इजी था, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया, डाइल्यूशन का फॉर्मूला लगाया, 1 मोलैरिटी दी हुई है, 1 वॉल्यूम दिया हुआ है। 1 मोलैरिटी हमने डेंसिटीज निकाली, क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम हमारे पास डेंसिटी होता है, लेकिन वो लीटर में था तो 1000 से मल्टीप्लाई किया, अपॉन में मॉलिक्यूलर मास हमें इसका दे रखा हुआ, बस सिंपल हो गया। तो कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना जरूर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एन एथलीट गिवन 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, फॉर एनर्जी, दिस इक्विवेलेंट, उसको एनर्जी मिल रही है इतनी, द 50% एनर्जी इज गेन्ड इज यूटिलाइज्ड बाय एथलीट स्पोर्ट बाय द इवेंट, ठीक है, इन ऑर्डर टू अवॉइड स्टोरेज एनर्जी द वेट ऑफ एक्स्ट्रा वुड नीडेड टू पर्सपिरेशन। अच्छा, पर्सपिरेशन मतलब होता है बच्चों इवेपोरेशन ऑफ वाटर, यानी कितना वाटर इवेपोरेट हो गया, ठीक है। देयर इज नो वे टू कंज्यूम स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है। क्या पूछ रहा है, गिवन एंथैल्पी दी हुई है, ठीक है, एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई होगी, ठीक है, वो पूछ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे एक बात बताना कि अगर उसने 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज लिया तो उसको इतनी एनर्जी मिली, लेकिन उसने सिर्फ 50% का यूटिलाइज किया, इसका मतलब 50% अनयूज्ड है, इसका मतलब इसमें से उसकी 900 एनर्जी क्या है, अनयूज्ड है। इतना पता चल गया यार। ठीक भाई, यहीं पे तो कह रहा है द एक्स्ट्रा वाटर ही वुड टू परस्पायर, यानी इवेपोरेशन ऑफ वाटर, कितना वाटर चला गया, सिर्फ उसी की तो बात कर रहा है यहाँ पे। उस यहाँ से थोड़ा सा टर्म समझने की बात है, पर्सपिरेशन का मतलब होता है इवेपोरेशन ऑफ वाटर, कितना वाटर निकल गया, तो ठीक है, इतना, इसका मतलब 900 हमारे पास एनर्जी क्या है, बची हुई है, यानी अनयूज्ड है। तो यहाँ से तुम लोग को समझने की जरूरत है कि अगर हमारे पास 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है जिसमें से इसकी इतनी एनर्जी मिल रही है, एथलीट यूज कर रहा है 50%, सो 50% ऑफ 1800 यानी अनयूज्ड है। इतनी बात क्लियर? ठीक, अनयूज्ड पता चल गया। तो जो एक्सेस एनर्जी है लॉस्ट हो रही है वाया पर्सपिरेशन के, भाई मान लो पसीना आ रहा है और वो फिर निकल जा रहा है, यानी वो जो वाटर हमारे पास उतना निकल गया, तो इवेपोरेशन हो गया, वाटर का चला गया। तो एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर देखो हम लोग को दिया हुआ है कितना, 45। देखो पहले गिवन भी देख रहे हैं सारा, ये बात भी ध्यान रखना। और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है वाटर का, 18 होता है, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स तुम निकालना चाहोगे कि कितना निकल गया, तो हमारे पास 900 है, उसमें से उसकी इतनी एंथैल्पी है, यानी हमारे पास उसका मॉलिक्यूलर मास के फॉर्म में दे रखा हुआ, तो हमारे पास 20 मोल्स आ जाएंगे। कुछ समझ आया भाई?
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर नीडेड टू रिमूव दिस, ठीक है, इतना था, उतना उसने उसकी एंथैल्पी दे रखी, उससे उसको डिवाइड किया तो हमारे पास 20 मोल्स आ गए। अब अगर 20 मोल्स चले गए हैं तो हमारे पास मोल्स को अगर हम लोग ग्राम में डिवाइड करते हैं कि हमारे पास उसने, देखो क्वेश्चन भी उसने कहा है हमें ग्राम में कन्वर्ट करके देना, ये देखो ग्राम में, तो ग्राम में कैसे डिवाइड करोगे, मास हमें वाटर का कितना होता है 18, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 20, तो मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ वाटर आ जाएगा, तो 360 ग्राम हमारे पास आंसर हो जाएगा। कुछ समझ आया नहीं आया, एक बार फिर से देखो पहली बात क्वेश्चन में हमें पर्सपिरेशन का मतलब समझना था, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इतना वाटर चला गया, ठीक, तो हमारे पास 900 था जो बच रहा था, 900 चला गया था, उसमें से एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर हमारे पास कितना दिया हुआ है 45, तो ये 900 से हम लोग ने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 20, ठीक, लेकिन वो कह रहा है मोल्स में नहीं आंसर चाहिए, हमें चाहिए मास में, तो इसके मोलिकुलर मास से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास मास आ गया। अब समझ आया पक्का अच्छे से, कोई भी डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कंसीडर द सेल, अच्छा ठीक है, प्लैटिनम रॉड ली हुई है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से H2 और H+ क्योंकि गैस फॉर्म में ना, इसलिए यानी इनर्ट इलेक्ट्रोड, तो यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, तो पहले H2 से 0 से +1 चला गया, ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ से +3 से +2 में चला गया यानी रिडक्शन हो गया, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा, गेन करने के लिए कैथोड पे गया होगा यानी कैथोड पे रिएक्शन हो रही है, इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, इसका मतलब ये यहाँ पे क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडेशन, यानी यहाँ पे कहाँ पे गया होगा, एनोड पे गया होगा, ठीक है, इतने यहाँ से यहाँ तक इसका हमें सेम दे रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक H+ से हमें दे रखा है, यहाँ पे दे रखा हुआ H2 से, यहाँ पे दे रखा हुआ H+ से, यानी साइन को हम लोग पलट देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 298 केल्विन, ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल कह रहा है इसका इतना दिया हुआ, द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन यहाँ से यहाँ तक पूछ रहा है, अरे तो बहुत इजी, और चलो जल्दी से देख लेते, देखो हमारे पास इससे इतना दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से हमारे पास 0 वोल्ट दिया हुआ है, तो ई सेल हमारे पास इतना दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, अरे तो बहुत ईजी है, फिर हम लोग को खाली कंसंट्रेशन ही तो निकालना है, लॉग वाला कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। देखो एनोड पे रिएक्शन हो रही है, पहले यहाँ से यहाँ तक गया तो इतना हो गया, यहाँ पे हाफ है इसीलिए यहाँ पे सिर्फ H हो गया, यहाँ पे 2 नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ पे हम लोग उसका डबल नहीं है, Fe3+ इसने एक इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का कितना चेंज है यानी n=1 है, तो n=1 आ गया, ठीक, यहाँ से यहाँ तक हम लोग ने क्या किया, इसकी रेडॉक्स रिएक्शन लिख दी भाई, एनोड ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। अब हम लोग ने क्या किया, नर्नेस इक्वेशन का पूरा फॉर्मूला लिखा, देखो जैसे जो था हम लोग ने लिख दिया, Fe3+ था, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट प्रोडक्ट, लेकिन ये हमको पूरा 1 मोलर दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग ने 1 मोलर रख दिया, तो ये पूरा का पूरा चला गया, इसमें कोई भी डाउट नहीं था। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये इसका साइन रिवर्स हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 0 प्लस का इतना आ जाएगा, तो इसको इससे किया तो हमारे पास इतना आ जाएगा क्योंकि प्लस वाली वैल्यू है, ठीक, अब कुछ समझ आ रहा है पक्का, ठीक है, तो हमारे पास ई सेल हो गया, E0 सेल हो गया, E0 सेल को जैसे ही हम लोग ने फाइंड किया, यहाँ से हमारे पास E0 सेल हमारे पास इतना आया जो जैसे था, ये हमारे पास ई सेल दिया हुआ था, ये 0.0591 डिवाइडेड बाय n, ठीक है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय n कर लो, यहाँ पे डिवाइडेड बाय n=1 दे रखा हुआ है, ठीक है, तो लॉग इतना कॉन्सेंट्रेशन हो गया। अब हमने क्या किया, इसको अलग कर लिया, देखो हमने क्या किया, इसको इधर माइनस में भेजा तो हमारे पास आया 0.059, इसको फिर हमने इससे डिवाइड किया तो 0.0591 हमारे पास आया, हमने पूरे कॉन्सेंट्रेशन, ये हमारे पास 1 दिया हुआ था, फिर यहाँ से जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया हमारे पास ये आया, हमने लॉग हटाया तो ये 10 की पावर में चला गया, अब ये 10 की पावर अप्रॉक्स 1 समथिंग है, तो 10 की पावर, तो यहाँ पे 10 आ गया, ठीक, तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। सभी को अच्छे से समझ आए, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं, यहाँ तक पक्का अच्छे से समझ आए, तो यहाँ से हमारे पास ये पूरा का पूरा इसका आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। क्वेश्चन बहुत ईजी था, बहुत ही ज़्यादा ईजी था, मुझे तो लगता भी नहीं कि इसको कभी JEE एडवांस में रखना भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर, अरे लोन पेयर इस तरह है, ये एक और एक, ये दो जो पेयर फॉर्म में, इसको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर। अब ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, एक ये इलेक्ट्रॉन है एक ये इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2। अब ऐसे ही देखना है, अब ओजोन का तुम स्ट्रक्चर बनाओ, अरे भाई ओजोन का ही तो बनाना है, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, हर ऑक्सीजन के पास आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, और हर ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है क्योंकि उसकी वैलेंसी 2 है, तो यहाँ पे इसने 2 बॉन्ड बनाए, अरे
एक सेकेंड, यहाँ पे इसने इस तरह 2 बॉन्ड बनाए। अगर 2 बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू 4 होता है तो इसने 2 बॉन्ड बना दिए, तो इसके पास 2 लोन पेयर होने चाहिए इस तरह, इसके पास 2 लोन पेयर होने चाहिए इस तरह। लेकिन अब ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना चुका, अगर तीसरा बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो जाएंगे, जो कि नहीं होने चाहिए। इसीलिए यहाँ पे शो करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। किसके थ्रू शो करता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। तो यहाँ पे अब इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6, क्योंकि एक ही बॉन्ड आ रहा है ना इसलिए। अब देखो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, हमसे यहाँ पे कितना पूछा था, ध्यान दो, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर। तो हमारे पास लोन पेयर, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे ऑन ऑक्सीजन एटम, तो 12 होने चाहिए। अगर टोटल नंबर ऑफ खाली लोन पेयर्स की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा 6। और लोन पेयर हम लोग पेयर में ही लेते हैं। अगर हमारे पास एक शू है तो हम ये बताते हैं हमारे पास एक पेयर शू, या हम ये नहीं बताते मेरे पास एक ही जूता है, मेरे पास कितने हैं, एक पेयर शू है। तो वैसे ही हमारे पास कितने टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर 6 हैं। अब समझ आया पक्का? अच्छे से देख, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, A liter of buffer solution contain this 0.1 मोल दे रखा हुआ है ऑफ ईच NH3 और NH4Cl। अच्छा, NH3 और NH4Cl, इसका मतलब NH3 में अरे हम लोग HCl को ऐड करेंगे तो अभी तो हमारे पास NH4Cl बनेगा, और NH4Cl को भी हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं तो NH3 और NH4Cl वो HCl में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ऑन एडिशन टू 0.02 मोल HCl डिसॉल्व इन गैसेस। अच्छा, उसने देखो दे भी दिया है कि हम लोग इसमें 0.02 जो है ऐड कर रहे हैं HCl, तो pH हमें क्या होगा इनटू उसके इंटीजर फॉर्म में बताना है। ठीक है, उन्होंने लॉग वॉग की सबकी वैल्यू दे रखी, और pKb की वैल्यू हमें क्योंकि जरूरत पड़े, क्योंकि यहाँ पे कौन सा साइंटिस्ट लगते हैं, यहाँ पे लगते हैं हेंडरसन-हासेलबाल्क इक्वेशन लगती है यहाँ पे। पहले देखो, पहले गिवन देखो, पहले गिवन देखो, तो हमारे पास जो इसका बफर दे रखा हुआ वो कितना दे रखा हुआ है, 0.1 मोलर ऑफ NH3 रखा हुआ। ठीक है, जिसमें से उसका हम लोग कॉन्जुगेट एसिड बना रहे हैं NH4Cl, ठीक, जो कि स्ट्रॉन्ग सॉल्ट से मिलके बन रहा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बन रहा होगा। तो यहाँ पे ऐड कर रहे हैं यहाँ पे 0.02 जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, और उसका pKb हमें इतना दे रखा हुआ है। अगर एक बार बताओ, अगर 14 में से अगर pKb माइनस कर दे तो pKa रख सकते हैं आप लोग। p यहाँ पे POH भी ले सकते हो और pK भी ले सकते हो, और यहाँ पे लॉक कर सकते हो। बस ऊपर वाला क्या करना, चेंज कर देना, मतलब जैसे ऊपर क्या है बेस और एसिड है, वैसे आप एसिड और बेस कर देना, बस इतना करना। यानी ऊपर आप लोग अलग ले लोगे, नीचे अलग ले लोगे। ठीक, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हेंडरसन-हासेलबाल्क इक्वेशन यूज करेंगे, जो कि मुझे pKa एसिड के टर्म में मुझे निकालना सबसे इजी लगता है, तो मैं उसी टर्म में निकाल लेता हूँ। बाकी आप लोग की मर्जी, आप लोग OH और pK भी रख सकते हो, बस खाली ऊपर एसिड कर देना, नीचे बेस कर देना। ठीक है, तो मैंने pKa निकाला, मैंने इसको माइनस कर दिया, मेरी pKa की वैल्यू आ गई। ठीक, अब मुझे चाहिए ये 0.8 और 0.12 कैसे आया होगा, जरा सा मुझे बता पाओगे? भाई जाहिर सी बात है ना, एक बार सोचो, यहाँ पे सोचो, यहाँ पे जैसे मान लो हम लोग ने रिएक्शन लिखी NH3 प्लस HCl, यहाँ पे हमारे पास कितना था NH4Cl। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास, अरे यहाँ पे हमारे पास था 0.1, ठीक, यहाँ पे हमारे पास था 0.1। ठीक, एक बार बताओ, हम लोग ने जब 0.2 ऐड किया होगा तो इसमें से कुछ निकल गया होगा, इधर कुछ बन गया होगा, समझ आ रहा है? इसमें से देखो हमको कितना दिया हुआ, देखो हमको यहाँ पे कितना दिया हुआ है, हमको यहाँ पे कह रहा है कि क्या कहते हैं, ऐड किया जब हमने 0.02, तो इसमें से 0.02 जैसे मान लेते चला गया होगा, उधर 0.02 ऐड हो गया होगा, तो 0.1 में से जब 0.2 हटाओगे तो हमारे पास बचेगा 0.08। ठीक, और इसमें 0.02 जब तुम ऐड कर दोगे तो हमारे पास बचेगा 0.12। तो इसीलिए जब हम लोग ने इसको किया तो हमारे पास ये पूरा का पूरा इस तरह हो गया। तुम बस क्या करना, इसको उल्टा कर देना, अगर POH लेना तो यहाँ से हम लोग ने सॉल्व किया तो हमारे पास इसका इतना आंसर आ गया। अब इसी को तुम लोग पॉइंट हटा दोगे, 10 की पावर -3 में कर दोगे तो हमारे पास 9 समथिंग हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी 9000 समथिंग आ जाएगा। कुछ समझ आया? पक्का अच्छे से, अगर हम लोग इंटीजर फॉर्म में ले लेते हैं तो पक्का अच्छे समझ आया ना, कोई भी डाउट नहीं आता। हमारे पास आंसर नंबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चलो जल्दी से वो भी देख लेते हैं। द नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक स्पीशीज फ्रॉम द फॉलोइंग, एक ये दे रखा हुआ, ये दे रखा हुआ, ये दे रखा हुआ, हमें सब में पैरामैग्नेटिक बताना है। ठीक है, चलो बता देते हैं जल्दी से। इसका मतलब हमें इसमें से कौन सा पेयर जो है पैरामैग्नेटिक फॉर्म में बन रहा है वो मैं बता देता हूँ। चलो मैं आप लोग को पहले से आंसर बता देता हूँ। हमारे पास आंसर है लास्ट वाले, दोनों ही पैरामैग्नेटिक है। अब मैं आप लोग को कोई भी एक फाइंड करके बताता हूँ, आप लोग कोशिश करना उसके जैसे ही फाइंड करने। अगर नहीं आता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आप लोग को 1 2 3 4 5 6 7 मैं आप लोग को 7 पूरे एक साथ सॉल्व करके बताऊंगा।
ठीक है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें तो थोड़ा सा जल्दी भी करेंगे। देखो यहाँ पे कह रहा है, मान लेते हैं हम लोग ने किया FeCN6 का 3+3-, ठीक है। अब यहाँ पे Fe की जो वैल्यू, Fe का एटॉमिक नंबर 26, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d6। जो पहला वाला है वो हमेशा s को दो, दूसरा वाला हमेशा d को दो। ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो यानी यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन गए, एक यानी यहाँ से हो गया हमारे पास 3d5। ठीक है, अब इस तरह बनाते हैं 3d5, तो 1 2 3 4, यहाँ पे आ जाएगा 3d हो गया, ये 4s हो गया, और ये हमारे पास कितना हो गया 4p हो गया। तो इस तरह, ठीक। अब हमारे पास हमको कितना चाहिए, हमको चाहिए यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5, लेकिन जो Cn है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यानी पेयरिंग करा देगा, पेयरिंग करा देगा। तो हमारे पास जैसे यहाँ से सारे हटा दो इस तरह, तो यानी 1 2 3 4 और एक 5। अब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए चलेगा पैरामैग्नेटिक। ठीक, अब चलो H2O वाला देखते हैं। H2O में 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, यानी हमारे पास 3d6 बचा होगा। 3d6 है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे इसको इस तरह फिलिंग कर देते हैं, यहाँ पे इस तरह, यहाँ पे इस तरह, यहाँ पे इस तरह, इसको हटाया, 1 2 3 4 5, और एक रहा मेरे पास 6। अब H2O क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है, H2O है वीक फील्ड लिगेंड, तो पेयरिंग नहीं कराएगा, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स खाली रह गए। इसका मतलब ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक स्पीशीज हो गया। कुछ समझ आया? तो इसी तरह हम लोग फाइंड करते हैं, आप लोग भी फाइंड कर लोगे, आराम से हो जाएगा। लेकिन CuNH3, जो NH3 है वीक फील्ड लिगेंड, लेकिन Cu एक हायर ट्रांजिशन सीरीज, मतलब ज़्यादा वो नंबर में आता है, इसीलिए ये एज आ किसकी तरह ऐड करेगा, एक एज आ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ऐड करेगा, तो यहाँ पे पेयरिंग करा देगा, तो इसीलिए यहाँ पे डायमैग्नेटिक चला जाता है। ठीक, तो आप लोग मुझे फाइंड करके बताना, अगर नहीं आते तो मैं 7 के 7 में आप लोग को एक अलग सेपरेट वीडियो में फाइंड करके बताऊंगा, जिससे आप लोग की क्लियरिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, हमारे पास आंसर नंबर ये हो जाएगा। क्लियर, अच्छे समझ आए, पक्का ना? चलो, अब हम लोग नेक्स्ट पेपर देखेंगे, जो नेक्स्ट टर्न पे हमारे पास जो कि 29 को आने वाला है। ठीक, जल्दी से पेपर देखें, और चलो नेक्स्ट पेपर देखते हैं। देखो हम लोग ने 2023 के जो 2023 का जो पेपर है जेई का, उसमें डेट नंबर 24 का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 सॉल्व कर लिया है। 25 का भी ऐसे ही शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 को सॉल्व कर लिया है। अब ऐसे ही नेक्स्ट डेट का ही हम लोग शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 देखेंगे। क्लियर, पक्का? चलो और जल्दी से देख लेते हैं।